चलिए, हम लोगों ने मैथ में 74 क्वेश्चन तक की बात कर ली थी। अब हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के पूर्णांक दो परीक्षाओं के पूर्णांक में 4:5 का अनुपात है। एक छात्र पहली परीक्षा में 80% नंबर प्राप्त करता है। ठीक है, पहली परीक्षा में कितने प्राप्त करता है? पहली परीक्षा में वो 80% नंबर प्राप्त करता है तथा दोनों परीक्षाओं में मिलाकर वो 60% अंक प्राप्त करता है। तो दूसरी परीक्षा में उसके दूसरी परीक्षा में कितने अंक का प्रतिशत है, ये बता रहा है। ठीक है, देखो कह रहा दो परीक्षाओं के पूर्णांक में इतने का अनुपात है, यानी कि टोटल कितने नंबर का पेपर था। मतलब जैसे 4:5 है, इसका मतलब ये होगा कि पहला पेपर 400 का था तो दूसरा पेपर 500 का था। ठीक है, या तो ऐसा भी बोल सकते हो पहला पेपर 40 नंबर का था, दूसरा पेपर 50 नंबर का था। मतलब अपने हिसाब से जीरो बढ़ा सकते हो उसमें, और जीरो से जीरो कट जाएगा, अनुपात वही रहेगा। ठीक है, कितने भी जीरो बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो अनुपात में क्या होता है? अनुपात में मतलब होता है सब काट के 4:5 ही आ रहा है। चाहे जितने चार के आगे तुम 10 जीरो बढ़ा दो, इतने नंबर का पेपर था। 5 के आगे भी 10 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि अनुपात नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है, अब देखो दो परीक्षाओं के पूर्णांक में अनुपात कितना है। दो परीक्षाएं हैं, मान लीजिए हमने माना कि ये पहली परीक्षा, ये दूसरी परीक्षा। इन दोनों परीक्षाओं का अनुपात जो है वो 4:5 है। एक छात्र पहली परीक्षा में 80%, अब मान लो हमने अपने हिसाब से क्या बढ़ा दिया, एक एक जीरो बढ़ा दिया। हमने मान लिया कि पहला पेपर 40 नंबर का था और दूसरा पेपर हमारा 50 नंबर का। ठीक है, तो पहली परीक्षा में वो 80% प्राप्त करता है। तो पहली परीक्षा में 80%, देखो जरा कितना आ रहा है 80%, इसका 80% निकालो जरा। तो 8 चौको 32, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे 100 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 32 नंबर प्राप्त करता है। यानी पहले पेपर में वो कितने नंबर प्राप्त करता है? 32 नंबर प्राप्त करता है। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है, दोनों परीक्षाओं, तो सर ठीक है, दोनों परीक्षाओं में वह 60% अंक प्राप्त करता है। मतलब दोनों, पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों मिला करके, पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों पेपरों को मिला करके वो कितने नंबर प्राप्त करता है? दोनों पेपरों को मिलाकर वो 60% नंबर प्राप्त करता है। ठीक है, निकाल लो उसका 60%, कितना हो गया? 90। दोनों मिला के कितने नंबर का पेपर हो गया? दोनों मिला करके 90 नंबर का पेपर हो गया। इसका 60% निकाल लो 60%। अपॉन में कितना हो जाएगा? 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 9 छक्के 54, यानी कितना आ गया? 54 नंबर आ गए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि दूसरी परीक्षा में उसके कितने अंक, यानी कि टोटल जो है उसके 54 नंबर आए हैं। मतलब ये दोनों पेपरों को मिला करके 54 नंबर आते हैं, तभी इसके 60% बन रहे हैं। तो हमने निकाल लिया 60% में कितने नंबर बनते हैं, तो दोनों पेपरों को मिला करके 54 नंबर बन रहे हैं। ठीक, अब पहले पेपर में उसने 32 नंबर प्राप्त किए हैं और टोटल मिला करके हैं 54 नंबर दोनों पेपरों को। पहले पेपर में 32 और दूसरे पेपर में कितने होंगे? तो फिर 54 माइनस का 32, तो 54 से 32 घटा लो जरा, कितना आ जाएगा? 4 से 2 गया 2 और 5 से 3 गया 2, यानी 22 नंबर। यानी कि दूसरे पेपर में उसने 22 नंबर मिले। दूसरे पेपर में उसके कितने नंबर मिले? 22 नंबर मिले। अब हमें बताना है दूसरे परीक्षा में उसके कितने अंक का प्रतिशत है, परसेंटेज में बताना है। ठीक है, ये 22 नंबर तो हमें ये पता चल गया कि दूसरे पेपर में उसके 22 नंबर हैं, लेकिन हमें ये बताना किस में है? हमको बताना है परसेंटेज में। ठीक है, तो परसेंटेज निकाल लो उसको। 22 नंबर मिले कितने में से? 50 में से। दूसरा पेपर कितने का था? 50 नंबर का था। ठीक है, ठीक है, तो 22 नंबर मिले कितने में? 50। 22 नंबर मिले हैं कितने में? 50 में। 50 में 22 नंबर मिले हैं, इसलिए 100% निकाल लो। 50 दूना 100, 22 दूना 44%। यानी दूसरे पेपर में कितने परसेंट नंबर मिले उसको? 44% मिले। ठीक ना, तो वैसे ही हाल है ये पे, 44% आ गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एक प्रतियोगिता परीक्षा में राज्य ए से 6% अभ्यर्थी कुल सम्मिलित अभ्यर्थियों में से चुने गए। अच्छा, कह रहा है कि प्रतियोगिता, एक एग्जामिनेशन हुआ। ठीक है, तो एक राज्य ए था, एक राज्य बी था, दो राज्य थे। तो राज्य ए में से 6% विद्यार्थी ही पास हुए, समझो। ठीक है, और क्या कह रहा है, राज्य बी में उतने ही अभ्यर्थी सम्मिलित हुए तथा 7% अभ्यर्थी चुने गए। तो राज्य ए में मान लो अगर 100 लोग बैठे थे, 100 लोगों ने पेपर दिया राज्य में, तो केवल 6 लोग पास हुए। उसी प्रकार से कह रहा उतने ही लड़के राज्य बी में भी बैठे, तो राज्य बी में भी 100 लड़के मान लो बैठे। ठीक है, तो उसमें पास हुए कितने? 7% लड़के पास हुए। ठीक है, इसके बाद कह रहा है यदि राज्य ए की तुलना में 80 अभ्यर्थी अधिक चुने गए हों। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य
से कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हुए थे। तो प्रत्येक राज्य में पूछ रहा है कि प्रत्येक राज्य में कितने बच्चे बैठे थे। दोनों राज्य में बच्चे समान थे, पेपर लोगों ने समान दिया। राज्य ए में भी अगर मान लो 100 लोगों ने पेपर दिया तो राज्य बी में भी, तो किसी एक का 100% निकाल लेंगे, तो हमारा दोनों का आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों में हमारे इतने इतने बच्चे बैठे हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि राज्य ए है, ये राज्य बी है। हमने मान लिया यहाँ पे टोटल बच्चे 100 थे राज्य ए में, तो राज्य बी में भी 100 होंगे। ठीक है, राज्य बी में भी कितने होंगे, 100 होंगे। ठीक है, तो अब कह रहा है कि हमने मान ली कि एक राज्य ए था, ठीक है, और एक राज्य बी था। ये देखो हमने मान लिया दोनों में 100 बच्चे बैठे, 100 बच्चे बी में भी बैठे हैं। ठीक, अब कह रहा है कि राज्य ए में केवल 6% विद्यार्थी पास हुए, तो 100 का 6% क्या होगा, 6, और राज्य बी में 7% पास हुए। ठीक है, राज्य बी में कितने पास हुए, 7%। ठीक है, तो इसका कितना 7% कितना होगा, 100 का 7% 7 होगा, यानी कि राज्य ए में कितने पास होंगे, 6 बच्चे, और राज्य बी में 7 बच्चे पास हुए। अब देखो कंपेयर करा रहा है, कह रहा है कि राज्य बी में जो है राज्य ए की तुलना में 80 विद्यार्थी ज़्यादा है। ठीक है, राज्य बी में राज्य ए की तुलना में 80 विद्यार्थी ज़्यादा है। हमारे हिसाब से कितने ज़्यादा है, हमारे हिसाब से एक ज़्यादा हो रहा है। तो सवाल में कितना ज़्यादा हो रहा है, 80, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 80, इसलिए 100%, क्योंकि परीक्षा में बैठे टोटल बच्चे कितने होंगे, 100%, इसलिए 100% बराबर कितना होगा, 8000। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 8000, यानी कि परीक्षा में टोटल कितने बच्चे बैठे हैं, टोटल बच्चे बैठे हैं 8000। तो परीक्षा में टोटल बच्चे बैठे हैं 8000। ठीक है, प्रत्येक राज्य में बैठ रहा था, प्रत्येक राज्य का पूछ रहा था, तो प्रत्येक राज्य में कितने, 100 बैठे हैं, इसमें भी 100, इसमें भी। तो कह रहा प्रत्येक मतलब प्रत्येक राज्य में कितने बैठे, तो प्रत्येक राज्य में कितने बैठे, 8000 बच्चे बैठे। कितना ईजी क्वेश्चन था। चलो उसके आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 77 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि दीपक अपने धन का 30% मशीनरी तथा 20% फर्नीचर में लगाता है। पुनः वह 30% कच्चे माल तथा 10% कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करता है। यदि 3% परिवहन पर खर्च करने के बाद उसके पास इतने रुपये बचते हो। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है एक, और एक क्वेश्चन और आएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को पहचानने का तरीका क्या होता है, एक में लिखा होता है शेष, शेष का बोलता है, इसमें कहीं शेष का नहीं बोलता। ऐसे बोलेगा जैसे अगला टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये बोलेगा कि दीपक अपने धन का 30% मशीनरी पर खर्च करता है। ठीक है, इसके बाद बोलेगा शेष का 20% फर्नीचर में खर्च करता है। उसके बाद फिर से बोलेगा शेष का 30% कच्चे माल पे। इस तरह से क्वेश्चन जो होते हैं वो दूसरे टाइप के होते हैं। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि इसमें शेष का नहीं लगा है। जब किसी क्वेश्चन में शेष का नहीं लगा होता है उसमें क्या होता है कि टोटल जोड़ लेते हैं, कितना परसेंट खर्चा हो गया और उसको 100 में से घटा लेते हैं, इतना परसेंट पैसा बचा है, उसके बाद कंपेयर करा के अपना अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें बोल रहा है कि दीपक अपने धन का 30% मशीन में खर्चा करता है। ठीक है, 30% मशीन में खर्चा करता है, प्लस 20% फर्नीचर में, 20% फर्नीचर में खर्च कर लिया। ठीक है, इसके बाद 30% कच्चे माल पे खर्चा किया है। ठीक है, तो सबको उठा के क्या कर दिया, जोड़ दिया। 10% 10% पर कहाँ खर्चा है, कर्मचारियों के वेतन पर। ठीक है, 10% कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करता है, और 3% किराया खर्चा होता है। ठीक है, तो टोटल में जोड़ लिया, टोटल जोड़ने पे कितना आ गया हमारा, 93% तो खर्चा हो गया। यानी अपने हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% में से 93% पैसा हमारा खर्चा हो चुका है। तो 93% पैसा खर्चा हो चुका है, तो बचा कितना हमारा पैसा, बचा हमारा केवल 7%। ठीक है, 93% पैसा हमारा खर्चा हो चुका है, तो हमारा पैसा कितना बचा, 7%। ठीक है, तो 7% बराबर कितने को जाएगा, हमारे हिसाब से बच रहा है कि पैसा 7%, और सवाल में कितने रुपये बच रहा है, सवाल में बच रहा है 9800 रुपये। ठीक है, हमारे हिसाब से 7% बच रहा है, सवाल के हिसाब से 9800 रुपये बच रहे हैं। तो 7% बराबर कितना हो जाएगा, 7% बराबर हो जाएगा 9800, इसलिए 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1400। यानी 1% की जो वैल्यू है वो हमारी 1400 के बराबर होगी। ठीक है, तो 1% की वैल्यू हमारी 1400 के बराबर होगा। क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा है कि परिवहन पर उसने कितने रुपये खर्चे किए हैं। किस पे, परिवहन पर उसने कितने रुपए खर्चा किए हैं। तो परिवहन में कितने खर्चा किए हैं, परिवहन में 3% खर्चा किए हैं। ठीक है, परिवहन पे कितने रुपए खर्चा किए, 3%। ठीक है, तो परिवहन पे खर्चा किया है 3%, तो 3% खर्चा किया तो 1% की वैल्यू है 1400, तो 1400 इंटू 3 यानी कि 4200 रुपये परिवहन पे खर्चा होगा। ठीक है, तो 4200 रुपये जो है हमारा आने जाने का खर्चा है। ठीक है, परिवहन पे हमारा 4200 रुपये खर्चा हो गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि अमित जो है 40% राशि मशीन खरीदने में। ठीक है, अमित क्या कह रहा है कि अमित 40% राशि मशीन खरीदने में तथा 20% फर्नीचर खरीदने में, इसमें भी देखो शेष का नहीं लगा कहीं,
इस क्वेश्चन में भी शेष का नहीं लगा है, ठीक है। और वह 4,000 रुपये मजदूरी पर, कह रहा 4,000 रुपये उसने मजदूरी पर खर्चा किया तथा शेष राशि, शेष राशि, शेष का नहीं बोल रहा है, शेष राशि बोल रहा है यहाँ पे, दूसरी कंडीशन नहीं है। मतलब देखो 40% राशि उसने खर्चा कर दिया मशीन खरीदने में, 20% फर्नीचर खरीदने में और 4,000 रुपये मजदूरी में खर्चा करिए, और जो बचा पैसा वो उसकी बात कर रहा है कि शेष जो रुपए बचे, यानी शेष राशि जो है, शेष रुपए भवन निर्माण पर खर्चा कर दिया। जितना पैसा बचा था सारा का सारा पैसा कहाँ खर्चा कर दिया, भवन निर्माण में खर्चा कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखो कंडीशन दे रहा है, क्या कंडीशन दे रहा है, कह रहा है कि मजदूरी पर खर्च की गई जो राशि है, तो मजदूरी पर जो खर्च की गई राशि है वो मशीन तथा फर्नीचर पर खर्च की गई राशि का कितना परसेंट है, 16 सही 2/3% अगर हो तो भवन निर्माण में उसने टोटल कितना रुपया खर्चा किया, ये चीज़ हमको बतानी है, ठीक है। चलिए ठीक है, देखो उसने 40% राशि जो है, 40% जो राशि है वो कहाँ खर्चा कर रहा है, मशीन पे खर्चा कर रहा है, ठीक है। कहाँ खर्चा कर रहा है, मशीन पे खर्चा कर रहा है। इसके बाद प्लस 20%, क्योंकि जब शेष का नहीं लगा तो सारा जोड़ लेते हम लोग, और जो उसके बाद 20% राशि है, इसके बाद जो 20% हमारी राशि है वो कहाँ खर्चा करता है, वो करता है फर्नीचर पर। कहाँ खर्चा करता है, फर्नीचर पर खर्चा करता है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, मोबाइल में लिखते नहीं बनता है तो ऐसी राइटिंग बनेगी इसमें, ठीक है, क्योंकि पेन से नहीं हाथ से लिखना होता है, हाथ की उंगलियों से। तो 20% फर्नीचर पे खरीदने 20% फर्नीचर खरीदने में खर्च करता है, और 4,000 रुपये कहाँ करता है, मजदूरी पर। उसके बाद 4,000 रुपये प्लस का मजदूरी, मजदूरी पर खर्चा किया उसने कितना, ठीक है, मजदूरी पर खर्चा किया उसने 4,000 रुपये। 4,000 रुपये कहाँ खर्चा कर दिया उसने, मजदूरी पर खर्चा कर दिया, ठीक है। 4,000 रुपये मजदूरी पे खर्चा कर दिया। इसके बाद जो शेष राशि बची प्लस, प्लस किस पे खर्चा करता है, भवन निर्माण में खर्चा करता है, ठीक है। शेष राशि भवन निर्माण में खर्चा कर देता। तो ये हमारा डायग्राम पूरा ऐसे बन गया, ठीक। अब देखो अगर हमें पता होता कि इसकी मजदूरी का परसेंटेज पता चल जाता है, जैसे 4,000 रुपये है वो कितने परसेंट के बराबर है, तो सवाल बड़ा आसान हो जाता, तब हमारा जो क्वेश्चन है बहुत आसान हो जाता। तब क्या करते, 40 प्लस का 20, मजदूरी का कुछ परसेंटेज होता है उसको जोड़ के 100 से घटा देते, तो वो सारा जो पैसा बचता है वो किस पे खर्चा हो जाता है, भवन निर्माण पे। तो बड़ा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। भवन निर्माण में अगर पैसा दे रखा होता है कि भवन निर्माण में इतने रुपये खर्चा होता है, तो उस परसेंटेज को उसके बराबर कर देते, हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। तो उसके लिए उसी को निकालने के लिए, मजदूरी को परसेंटेज में निकालने के लिए हमारी कंडीशन दे रखी है, ठीक है। क्या कंडीशन दे रखी है, अब देखो कंडीशन ये दे रखी है कि मजदूरी पर जो खर्च की गई राशि है, तो मजदूरी पर खर्च की गई राशि कितनी, 4,000, तो 4,000 रुपये, ठीक है। तो मजदूरी पर जो खर्च की गई राशि है वो क्या आएगी, मशीन तथा फर्नीचर पर खर्च की गई राशि का इतने परसेंट है। तो मशीन तथा फर्नीचर में कितना खर्चा हुआ टोटल, 60%, 40 प्लस 20 60%। तो 60 का कितना परसेंट है, 16 सही 2/3%। 60 इंटू 16 सही 2/3 यानी कि 50/3, 16 3 48 और 50/3, और परसेंटेज करने का 1/100, ठीक है। तो 1/6 बचेगा, 1/6 बचेगा, 16 से 2/3, 16 तो 50, 50/3 इंटू 50 दूना 100, ठीक है। हाँ 1/6 बचेगा। तो इधर कितना का 10%, यानी कि ये देखो हमारा 1/6 इसी को परसेंट में, ये जो 60% तो परसेंटेज में था ना हमारा, तो कितना आ गया 10, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी की, 4,000 रुपये की, ठीक है। तो देखो 10% की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 4,000 रुपये। 10% की वैल्यू कितनी होगी, 4,000, यानी कि 10% जो है 4,000 रुपये के बराबर। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा हमारा 400 रुपये के, है ना। लेकिन 4,000 रुपये हमारा कहाँ खर्चा होता है, मजदूरी पर, यानी 4,000 रुपये किसके बराबर, 10% के। इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो कोई ये परसेंटेज लिखा, ये परसेंटेज लिखा, तो मजदूरी के नीचे भी हमने कितना लिख लिया, 10% लिख लिया। मजदूरी के नीचे भी कितना लिख लिया हमने, 10% लिख लिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि 4,000 रुपये कितने बराबर है, 10% के हमारे बराबर आया 4,000 रुपये, तो मजदूरी के नीचे भी हमने 10% लिख लिया। अब देखो टोटल जोड़ लो हमारा, 40 20 और 10 कितना हो गया हमारा खर्चा, 70% पैसा खर्चा हो गया। 100 में 70% खर्चा हो गया, 100 में 70% खर्चा हो गया, तो बचा हमारा कितना पैसा, 30% पैसा बचा हुआ है। तो जो 30% पैसा बचा है वो किस में खर्चा हुआ है, भवन निर्माण में खर्चा हुआ है। तो 30% पैसा हमारा भवन निर्माण में खर्चा हुआ है, लेकिन हमें भवन निर्माण में खर्चा किस में बताना, रुपए में बताना, परसेंटेज में नहीं बताना। तो देखो 10% बराबर था 4,000 रुपये, तो 1% किसके बराबर होगा, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, 10% बराबर है 4,000 के, तो 10% को 30 बनाने के लिए इधर भी कितने गुणा कराओगे, इधर भी कराओगे गुणा 3 का,
तो इधर भी गुणा कितने कराना पड़ेगा, इधर भी 3 का कराना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 3 12,000 रुपये, यानी कि 12,000 रुपये कहाँ खर्चा हुए, मजदूरी पे खर्चा हुए। नहीं तो ऐसे कर सकते थे, 10% बराबर इतना है तो 1% बराबर कितने को जाएगा, 400 रुपये के। 1% बराबर इतना है तो भवन निर्माण में कितना खर्च होगा, 30%, इसलिए 30% बराबर कितना होगा, 400 इंटू 30, यानी कि 4 3 12,000 रुपये। ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। ये तो बड़ी छोटी चीज़ें हैं सब, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना, मैथ में मतलब यही जो कॉपियाँ हैं, मतलब जो इसमें जो क्वेश्चन जो अगर तुमको जो नए मिल रहे हैं, या फिर इसमें जो क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, अधिकतर मैक्सिमम रिपीटेड ही है, ठीक है। तो यूट्यूब में वीडियो तो हमेशा पड़ी रहेगी, ठीक है। तो इसकी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें इतना करना है कि जो नया टाइप अगर मिल रहा है, जो कॉपी में नहीं लिखा है, उस टाइप को तुमको क्वेश्चन को नोट कर लेना है, ठीक है। उस टाइप को तुमको नोट कर लेना बस, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अब देखो कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग स्थापित करने में सूर्य नारायण अपनी पूंजी का 40% मशीनरी में खर्चा कर देता है, ठीक है। 25% भवन निर्माण। देखो कहीं भी शेष का नहीं लगा होगा, कहीं भी शेष का नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो एक कुटीर उद्योग स्थापित करने में सूर्य नारायण अपनी पूंजी का 40% मशीनरी में खर्चा करता है, 25% भवन निर्माण में खर्चा करता है, 15% कच्चे माल में खर्चा करता है तथा 5% फर्नीचर पर खर्चा कर देता है। 5% किस पे खर्चा कर देता है, फर्नीचर पर खर्चा कर देता है, ठीक है। यदि अब भी उसके पास 1305 रुपये बच गए हो, यानी 1305 रुपये उसके पास बचे हुए, 1305 रुपये उसके पास क्या है, बचे हुए, ठीक है। तो 1305 रुपये उसके पास बचे हुए, तो हमको बताना है उसकी पूंजी कितनी है। क्या हमको बताना है कि उसकी पूंजी कितनी है, ये हमको बतानी है, ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट जो बोल रहा है, जैसा बोल रहा है वैसा करते जाओ, डायरेक्ट सबको जोड़ दो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन ऊपर से किए हैं ना शेष का वाले से, इसमें शेष का नहीं लगा है, उन सारे क्वेश्चनों में सबसे इजी क्वेश्चन हमारा यही है, ठीक है। तो इसमें क्या करना, सारों को उठा के सबको एक साथ जोड़ दो, ठीक है। तो सबको एक साथ जोड़ दो, कितना आ रहा है देखो, सबको एक साथ जोड़ा हमने तो कितना आ गया, 85% हमारा पैसा क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो 100 में 85% खर्चा हो गया, 100 में 85% पैसा खर्चा हो गया, तो हमारा बचा कितना, हमारा बचा केवल 15%। हमारे हिसाब से बच रहा है 15% पैसा, सवाल के हिसाब से बच रहा है 1305 रुपये। तो 15% बराबर कितना हो गया, 1305, 1% बराबर 87। तो हमें क्या बताना था, पूंजी बतानी थी, पूंजी यानी कि 100% बराबर कितना हो जाएगा, 87,000 रुपये, सॉरी 8700 रुपये, ठीक है। क्लियर होगी इतनी बात। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आशुतोष 35,000 रुपये खर्च कर कच्चा माल तथा 40,000 रुपये खर्च कर मशीन खरीदता है, ठीक है। तो देखो कह रहा है आशुतोष नाम का एक प्राणी है, उसने 3500 रुपये कच्चा माल लाने में खर्चा कर दिया, 40,000 रुपये एक मशीन खरीदने में खर्चा कर दिया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पूरी आय का 25% वह भवन निर्माण में खर्चा करता है तथा 35% राशि जो है उसके पास अभी भी शेष है। अब भवन निर्माण पर उसने कितने रुपए खर्चा किए, भवन निर्माण में उसने कितने रुपए खर्चा किए, ये हमको बताना है, ठीक है। ज़रा सोचो कि ये हमको परसेंटेज में नहीं पता, लेकिन दो चीज़ें हमको परसेंटेज में मालूम है। ये दोनों चीज़ें हमें परसेंटेज में नहीं पता है, लेकिन ये 25% और 35% ये दोनों परसेंटेज में दे रखा है हमारा, ठीक है। तो ये राशि कहाँ खर्चा हुई है, 25% राशि जो है हमारी खर्चा हुई है, ठीक है, भवन निर्माण में खर्चा हुआ है। और 35% राशि जो है हमारे पास, वो अभी भी पैसा हमारे पास बचा हुआ है। तो ये दो पैसा मिला के कितना परसेंटेज है ये पता कर सकते हैं। देखो कैसे पता कर सकते हैं, 35 + 25 कितना हो गया, 35 × 5 = 40 और 60%, यानी ये दो मिला के 60% पैसा यहाँ पे है, ये 60% पैसा ये दोनों है। इसका मतलब ये दोनों राशि मिला के 40% होगी। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, 60% पैसा तो यही है, ये दोनों मिला के 60% पैसा हो गया। तो 40% पैसा हमारा ये है, यानी इन दोनों को मिला के कितना, 40%। तो सीधा हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं कि 40% बराबर कितने को जाएगा, 35,000 + 40,000 के, यानी कि 75,000 रुपये के, ठीक है। तो 40% बराबर हो गया 75,000 के, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1,875 के। अब देखो हमें कहाँ बताना है, भवन निर्माण में। क्या पूछा, भवन निर्माण में कितना परसेंट पैसा खर्चा किया है, 25% पैसा जो है भवन निर्माण में खर्चा किया है। तो इसलिए 25% निकाल लेंगे, 1,875 × 25, तो हमारा कितना आ जाएगा, कितने रुपये हमारा आ जाएगा। क्लियर इतनी बात, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। कह रहा 20% दूध पर, 10% जूतों पर, 50% भोजन पर तथा 5% बिजली पर व्यय करने के पश्चात, इसमें भी देखो कहीं भी शेष का नहीं लगा है, इस क्वेश्चन में भी कहीं भी हमारा शेष का नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी शेष का नहीं लगा हुआ, तो ये भी हमारा क्वेश्चन कैसा है, ईजी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारा कैसा है, ईजी। तो इसमें भी देखो कहीं भी क्वेश्चन में शेष का नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो 20% राशि दूध पे खर्चा कर दिया, 10% हमारा खर्चा कर दिया भोजन पे तथा 5% पैसा जो है बिजली पर व्यय कर दिया है। ये सब करने के पश्चात राम अपनी बचत से 2 दर्जन जोड़े मोजे खरीद लेता है। कितने दर्जन, 2 दर्जन मोजे खरीद लेता है, ठीक है। 2 दर्जन मोजे खरीद सकता है। मोजे लिखना चाहिए था यार, मोजे लिख दिया है यहाँ पे, क्या लिखा, मैजो लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये सही कर लेना इसको, मोजे है ये, ठीक है। तो 2 दर्जन मोजों को खरीद सकता है। कुल मोजों की 120 रुपये को बेचने पर, यानी कि दोनों मतलब मेजों को जो है 120 रुपये, मतलब कि मोजों को 120 रुपये में बेच दिया उसने, और उसे 100% का लाभ हो गया। जैसे मान लो, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है देखो बता देते हैं। जैसे मान लो कोई तुम पेन खरीद के लाए, तुम पेन खरीद के 10 रुपये का लेके आए हो। कितने रुपये का, 10% का, 10 रुपये का पेन लेके आए हो, ठीक है। कितने रुपये का लेके आओ, 10 रुपये का। हमने कहा तुमको 100% का प्रॉफिट चाहिए, तुमको 100% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेचोगे उसको, 20 रुपये में। 20 रुपये में बेचना पड़ेगा, तभी तो 100% का टॉपिक प्रॉफिट होगा हमारा। तो वही चीज़ यहाँ भी कह रहा है। कह रहा है कि जो पैसे बचे थे, इतना खर्चा करने के बाद जो पैसे बचे थे, उसमें उसने क्या किया कि 2 दर्जन मोजे खरीद लिए। 2 दर्जन मोजे उसने खरीद लिए हैं, ठीक है। तो 2 दर्जन मोजे इसने खरीद लिए हैं। अब इन्हीं 2 दर्जनों मोजों को क्या करता है, वो 100% लाभ लेकर बेच देता है, ठीक है। इन्हीं 2 मोजों को 100% लाभ लेके बेच देता है। वो कितने में बेचता है, वो 120 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो 120 रुपये में बेचता है तो उसको 100% का लाभ होता है। तो कुल आय कितनी थी ये मेरे को बताना है, कि टोटल जो आय थी उसकी, वो टोटल हमारी पूंजी जो थी, टोटल हमारी जो आय थी वो कितनी है, सैलरी टोटल कितनी है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो 20, 10, 50, ठीक है, और 5 सबको जोड़ लो, कितना हो गया, 70, 80, 85%। तो देखो 85% पैसा तुम्हारा खर्चा हो गया ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि शेष का लगा नहीं है, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो 85% पैसा तुम्हारा खर्चा हो गया है। कितना बचा है हमारे पास, 15% बचा होगा। कितना बचा है, 15% पैसा हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर तुमने पढ़ चुके हो हमसे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन को समझने में। अब 120 रुपये क्या है, 120 रुपये में बेचता है, तो 120 रुपये क्या है, एसपी है। सीपी एसपी होता था, सीपी का मतलब क्या होता था, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। एसपी का मतलब होता था सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सीपी, अब देखो, अब उसने देखो यहाँ पे बोल रहा है 100% का लाभ होता है। अभी तुमको बताया 100% का लाभ क्या होगा, 100% का मतलब होता है जितने का लाए थे उतने का प्रॉफिट हो गया। मतलब 6 रुपये की चीज़ लाए थे तो 6 रुपये का प्रॉफिट कब होगा तुमको, 6 रुपये का जब लाओगे तो 12 रुपये का जब बेचोगे तभी तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि 6 रुपये का खरीद के लाए हो और 12 रुपये का बेचोगे तब तुमको 6 रुपये का लाभ हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि 100% का लाभ होता है। तो 100% का लाभ तभी होगा जब वो चीज़ हम दुगने रेट में बेचेंगे। मतलब अगर 6 रुपये में लेके आए तो उसको 12 रुपये में बेच दें, यानी कि सीपी और प्रॉफिट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना, बात को समझ रहे हो। सीपी यानी कि जितना खरीद के लाए थे और कितने का प्रॉफिट हो रहा है वो उसी के सीपी के बराबर होगा, तभी तो प्रॉफिट हमारा 100% होगा, ठीक है। तो देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है हमने कि सीपी प्लस प्रॉफिट टोटल मिला के कितना 120 रुपये में बेच रहा था, तभी तो 100% का लाभ होता, ठीक है। तो वैसे भी हमारा एसपी क्या होता है, एसपी हमारा क्या होता है, सीपी प्लस का प्रॉफिट होता है, यही तो होता है एसपी। जब हमें लाभ हो रहा हो तब हमारा फॉर्मूला तो यही तो बन जाता है, सीपी प्लस का प्रॉफिट बराबर एसपी। तो रटने की भी ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। तो कुल मिला के समझ में आ गया लाइन कैसे आई है, यानी कि जितने का खरीद के लाए उतने रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो एक कितने रुपये में बेच रहा था उसको, 120 रुपये में बेचता है, तभी तो उसको 100% का लाभ होता है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि सीपी जो है, सीपी 100% था, तो प्रॉफिट भी कितना होगा, 100%। और इन दोनों को मिला के क्या मिलता है, ये है 120 क्या है, 120 एसपी है। तो 120 रुपये में बेच रहा है, तो टोटल 200% बराबर हो गया 120 के, इसलिए 1% बराबर कितना हो गया, 12/50 के।
एक बराबर हो गया 12%, एक बराबर हो गया 12/20 के। अब हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 100% की। तो 100% की वैल्यू जब हमने निकाली तो हमारा कितना आया, 60 रुपये। क्या आया, 60 रुपये आया। 100% की जब वैल्यू निकाली तो हमारा आया 60 रुपये। ठीक है, जो 100% की जो वैल्यू निकाली है हमारा आया है 60 रुपये। यानी ये जो 60 रुपये है ये क्या है, ये हमारा क्या है, सीपी भी 60 रुपये है और एसपी भी हमारा कितना, 60 रुपये है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि सीपी और एसपी दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, वही तो बताया, 6 रुपये की पेंसिल लेके आया, 12 रुपये में बेचोगे तो यानी सीपी 6 रुपये, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट भी 6 रुपये हुआ, तभी तो 12 रुपये में बेच रहे हो। तो जो 60 रुपये आया है ये हमारा क्या है, सीपी भी है और प्रॉफिट भी है। तो सीपी और प्रॉफिट दोनों है ये, यानी सीपी की वैल्यू कितनी है, 60 रुपये, और एसपी की भी वैल्यू कितनी है, 60 रुपये। अब देखो ये जो 15% था, अब देखो ये ध्यान से समझो, 15% ये क्या चीज़ है, ध्यान से समझो। अब देखो ये बोल रहा है, ये वाली लाइन बोल रहा है कि ये मतलब कि बिजली पर व्यय करने के पश्चात, यानी इतना टोटल मिला के टोटल कितना खर्चा कर दिया, तो उसने 85% पैसा खर्चा कर दिया था। टोटल कितना खर्चा कर दिया था, 85% पैसा खर्चा कर दिया था। उसके पास कितना रुपये बचा है, 15% पैसा तो बचा है। अब ये 15% पे क्या करता है मालूम है, 15% पे देखो यहाँ लिखा हुआ है, इस 15% जो पैसा बचा था, यानी कि उसके बाद क्या करता है, जो 15% पैसा बचा है वो 2 दर्जन मोजे क्या कर लेता है, खरीद लेता है। 2 दर्जन मोजे खरीदता है, कितने रुपए में, 15% रुपये में खरीदता है। ये जो 15% जो है इसी का तो मोजे खरीद रहा है। तो हमारा मोजे खरीदने का रेट कितना है, सीपी कितना आया, 60 रुपये। सीपी कितना आया है, 60 रुपये उधर आया है, आया सीपी कि नहीं 60 रुपये, क्योंकि सीपी और प्रॉफिट दोनों बराबर है। तो सीपी हमारा कितना है, 60 रुपये। हमारे हिसाब से कितना है, 15% सीपी आ रहा है। हमारे हिसाब से इन्हीं पैसों का तो ख़रीदा है मुझे, हमारे हिसाब से आ रहा है 15%, और उधर सीपी कितना, 60 रुपये। इसका मतलब 15% की जो वैल्यू है वो कितने रुपये के बराबर है, 60 रुपये के बराबर है। तो लिख लिया हमने, 15% बराबर है 60 रुपये, इसलिए 1% बराबर 4 रुपये, इसलिए 100%। क्या पूछ रहा था, टोटल आय, और टोटल आय कितनी थी, 100%। टोटल आय कितनी होती है, 100% होती है। ये तो इधर का सिस्टम दूसरा है, 100% प्रॉफिट माना, 100% सीपी माना, ये चीज़ तो दूसरी होगी। लेकिन ये 100% यहाँ पे इस हिसाब से अगर देखें, यहाँ पे 85% खर्चा हो गया, टोटल आय 100% थी, 85% खर्चा हो गया, 15% पैसा बचा था, इन्हीं का उसने मोजा खरीदा। तो मोजा का क्रय मूल्य कितना था, खरीदा मतलब सीपी, मोजा का क्रय मूल्य कितना था, 100%। 100% की वैल्यू कितनी आई, 60 रुपये। यानी कि मोजा का जो क्रय मूल्य था 60 रुपये था, 15% बराबर हो गया 60 रुपये। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 15% बराबर हो गया 60 रुपये, इसलिए 1% की वैल्यू, इसलिए 100% की वैल्यू निकाली। यानी पूरी पूंजी कितनी थी, यानी 400 रुपये हमारे पास टोटल था। टोटल कितना था, 400 रुपये था। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ब्रजेश अपने मासिक वेतन का, ठीक है, क्या बोल रहा है कि ब्रजेश अपने मासिक वेतन का 20% दवा पर खर्च करता है। शेष का, देखो आ गया नया टाइप, इसी की बात कर रहे थे। ठीक है, देखो सबके साथ लगा होगा शेष का। ठीक है, ब्रजेश अपने मासिक वेतन का 20% दवा पर खर्च करता है, शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर, फिर से देखो यार, शेष का 30% अन्य मतों पर खर्चा करता है। उसके बाद उसके पास इतने रुपए बचते हैं, तो ब्रजेश की मासिक आय बतानी है कि मासिक आय कितनी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को तरीके के, अब देखो इसमें जो लैंग्वेज लिखी उसको भी बता दें। हाँ, इस क्वेश्चन में देखो शेष का लगा, तो कुछ खास लैंग्वेज नहीं लिखी है। चलो ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, 2 तरीके इस क्वेश्चन को करने के। ठीक है, जो पहला तरीका बताना है, यही तुम, जो पहला तरीका हम बताने जा रहे हैं, यही क्वेश्चन का तरीका तुमको लगाना है। क्यों, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर निकल जाते हैं। लेकिन जो दूसरा तरीका होगा, पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन का आंसर निकलेगा जब ये चीज़ पूछेगा, जब पूंजी पूछेगा तभी आंसर निकलेगा, और दूसरे वाले तरीके में। लेकिन जो पहला मेथड है, इसमें कुछ भी अगर पूछे अलग से, मान लो पूछ ले, अगर पूछ दे कि भैया ये बताओ दवा पे कितना रुपया खर्चा हुआ, तो हमारा पहले मेथड से ही निकलेगा कितना रुपया खर्चा हुआ। ठीक है, दूसरे मेथड से नहीं निकलेगा। दूसरे मेथड से क्या निकलेगा, टोटल पूंजी निकलेगी। ठीक है, दूसरे मेथड से हमारा क्या निकलेगा, टोटल पूंजी निकलेगी। ठीक, चलो अब देखो क्या करना है, हमने मान लिया कि उसकी जो मासिक आय है, उसकी जो आय है वो अपने आप में 100% है। हमने क्या माना, जो उसकी आय है वो अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है। ठीक है, 100% है आय। ठीक है, तो कह रहा है कि ब्रजेश अपने मासिक वेतन का 20% दवा पे खर्च कर देता है। ठीक है, 20% दवा पे खर्चा कर दिया इसने, तो 20% दवा पे खर्चा किया, लिख लो बगल में दवा ताकि याद रहे।
तो 20% खर्चा कर दिया है, यानी 20% की वैल्यू कितनी है 20 100 में, तो 20 खर्चा कर दिया है दवा पे, कितना पैसा बचा, अब 80 रुपये बचा है। ठीक है, अब क्या कहता है कि 25% शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पे खर्चा कर देता है। शेष का तो 80 तो शेष बचा है, इसका 25%, इसका 25%, तो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और 2 दूनी 20, यानी 20 रुपये जो है ये वैल्यू इधर लिख ली, यानी कि 20 रुपये जो है इसने कहाँ खर्चा कर दिया है, शिक्षा पे खर्चा कर दिया, लिख लिया हमने शिक्षा पे। अब 80 में से 20 खर्चा हो गए, कितने बचे, अब 60 बचे, 60 बचे। इसके बाद क्या करेगा कि शेष का 30% अन्य मतों पर खर्च करता है, तो ये 60 का 30% निकाल लो, कितना आ जाएगा, 36 का 18 रुपये, यानी 18 रुपये कहाँ खर्चा करता है, अन्य मद पे खर्चा करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखो बनाया हुआ है, 18 रुपये कहाँ खर्चा, अन्य मत, यहाँ पे लिख लेना सब कुछ जैसे हमने लिखा था ऊपर, 30 पर अन्य मत पे। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, अन्य मत पर खर्च करता है, उसके बाद उसके पास 2100 रुपये बच जाता है, 21 रुपये जो उसके बाद जो पैसा बचा वो उसकी वैल्यू कितनी, 2100 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो हमने 18 जब 60 में से 18 घटाया तो हमारा आया 42, यानी इतने रुपए बचे, हमारे हिसाब से 42 बचा है, हमारे हिसाब से कितना बचा, 42% एक हिसाब से बचाया हुआ है। ठीक है, हमारे हिसाब से बचा 42, सवाल में कितना बचा, 2100 रुपये, तो 42 बराबर 21 हो गए, इसलिए एक बराबर इतना कि इसलिए 100% बराबर 5000 रुपये, यानी कि उसके पास टोटल धन कितना था, यानी उसकी मासिक आय कितनी थी, 5000 रुपये थी। ये तो पहला मेथड हो गया। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि देखो जो बता रहा है वैसा, अब ये देखो हमारा क्या है, 21 रुपये बचत है, यानी 21 रुपये खर्चा, यानी सारा खर्चा करने के बाद बचा है, सब कुछ पूरा पैसा हमने अपनी आवश्यकता अनुसार खर्चा कर लिया, उसके बाद हमारा 21 रुपये बचा हुआ है, 2100 रुपये हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो हमें को बतानी कि मासिक वेतन कितना होगा, मासिक वेतन कितना होगा, हमने मान लिया कि मासिक वेतन कितना एक्स है, क्या मान लिया, मासिक वेतन हमारा हमारा मासिक वेतन है जो एक्स है। ठीक है, तो मासिक वेतन हमारा है एक्स। इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ब्रजेश अपने मासिक वेतन का 20% दवा पर खर्च कर देता है। अब 20% दवा पे खर्च करता है, 20% जो है वो दवा पे खर्च कर देता है, तो कितना रुपये बचा, यानी हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, हर चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। ठीक है, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। 20% दवा पे खर्चा कर दिया उसने, 20% दवा पे खर्चा कर दिया, मेडिसिन पे खर्चा कर दिया, तो 20% खर्चा करे तो बचा कितना, 80, तो एक्स 80% बचा है, तो परसेंटेज का निशान लगाओ, 80 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, इसके बाद कह रहा है शेष का ये तरीका शेष का वाले में ही लगेगा, ये जो तरीका बता रहे मेथड सेकंड, ये ऐसे करके। इसके बाद क्या कह रहा है कि 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है, अब ये भी अपने आप में 100% होगा शिक्षा वाला। ठीक है, तो 25% खर्चा कर देता है, तो कितना बचा, 100% ही शिक्षा पे खर्चा हुआ, मान लो हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 25% शिक्षा पे खर्चा कर दिया, तो बचा कितना हमारा, 75, कितना बचा है हमारा, 75 बचा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 75 बटे 100, 75 बटे 100 हो जाएगा। इसके बाद क्या कहता है शेष का 30% अन्य मते पे खर्च करता है, तो 30 खर्चा होगा तो बचा कितना, 70 इंटू 70 बटे 100 हो जाएगा। बराबर में कितना अमाउंट बचता है हमारे पास, ये सब तो बचत ही तो लिख रहे हो, कितना रुपये बचा है, तो बराबर में कितने रुपये बचता है, 21 रुपये, तो बराबर कितना हो जाएगा, 21 रुपये। काट पीट के एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो एक्स की वैल्यू क्या था, एक्स मैंने क्या माना था, मासिक वेतन माना था, टोटल वेतन हमारा इतना है, तो एक्स क्या हो जाएगा, वेतन निकल आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया दूसरा मेथड, इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन तुमको मेथड फर्स्ट ही अप्लाई करना है, इस प्रकार के शेष का वाले क्वेश्चन में इसी तरीके का फॉलो करना है। ठीक है, शेष का वाले क्वेश्चनों को तुमको इसी तरीके से, इसी मेथड से तुमको फॉलो करना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चंदन अपनी आय का 20% एक ट्रस्ट में जमा किया। ठीक है, चंदन ने क्या किया, चंदन अपनी आय का 20% एक ट्रस्ट में जमा किया। इसके बाद ट्रस्ट क्या करती है कि ट्रस्ट प्राप्त राशि का 10% गरीब शिक्षा पर खर्चा कर देता है। यानी देखो इसमें क्या है कि दो लोगों का काम हो रहा है, मतलब जैसे मान लो हमारा पैसा था, हम 100% पैसा कमाए, हमने अपनी आय का 20% पैसा एक स्कूल को दे दिया। ठीक है, एक ट्रस्ट को दे दिया हमने पैसा 20%।
20% पैसा जो हमने कहाँ दे दिया, ट्रस्ट में दे दिया। तो 20% पैसा हमने दे दिया ट्रस्ट में, यानी कि अब हमको वो जो 20% पैसा दे दिया वो अब हमको उससे मतलब नहीं है। अब ट्रस्ट वाले को हमने दे दिया है, ठीक है, स्कूल वाले को दे दिया, अनाथ आश्रम को दे दिया है। तब ये अनाथ आश्रम वाला ही जाने कि 20% पैसा कहाँ खर्चा करना है। अब ये आश्रम वाला खर्चा करेगा, हमको उससे मतलब नहीं है। तो वही क्वेश्चन है, मतलब खर्चा करने वाले इसमें कितने, 2 लोग हैं। एक ने पैसा दे दिया, अब उसको उससे मतलब नहीं है पैसे से। अब वो पैसा जो है अपना कोई भी खर्चा करे, जिसको दिया वो अपने हिसाब से कहीं भी खर्चा कर सकता है। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे कह रहा है कि चंदन जो है अपनी आय का 20% किसको देता है, ट्रस्ट को दे देता है। ट्रस्ट में उसने जमा कर दिया। अब देखो खर्चा करने वाला बदल गया, अब ट्रस्ट कैसे खर्चा करेगा पैसा। ट्रस्ट ने क्या किया कि प्राप्त राशि का 10% गरीब छात्रों के नाश्ता के लिए पैसा खर्चा कर दिया कि नाश्ता में इतने रुपये खर्चा हो जाएगा। इसके बाद विद्यालय का अधिकारी जो था उसने, ठीक है, कुल प्राप्त राशि का 70% नाश्ता के लिए रखा, ठीक है। 10% राशि जो है वो कहाँ कर दिया, किताब खरीदने में खर्चा कर दिया। तथा जो बची राशि थी वो 5,000 रुपये हमारा तब भी बच गया। तो उसने क्या किया, वो ट्रस्ट को पैसा लौटा दिया। चंदन की आय बतानी है कि चंदन का वेतन कितना है, यानी चंदन कितने रुपये कमाता है। चलो देखते हैं। तो हर चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। हर चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। तो चंदन अपनी आय का 20% एक ट्रस्ट में जमा कर दिया है, ठीक है। तो 100 का 20%, 100 का 20% यानी कितना हो जाएगा, 20 रुपये। ये किस में दे दिया, ट्रस्ट में। अब ये 20 रुपये जो है हमारे खर्चा होंगे, ठीक है, नहीं 20% जो पैसा है ये खर्चा होगा। अभी जो 20% पैसा था ये क्या हुआ कि ट्रस्ट प्राप्त राशि का 10% गरीब छात्रों को नाश्ता हेतु देता है। प्राप्त राशि का 10%, इसका 10% निकालो, यानी 10% कितना आएगा, 10% आएगा 2 रुपये। ये 2 रुपये जो है गरीब के नाश्ते के लिए, गरीब बच्चों के लिए नाश्ते के लिए हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या करता है, विद्यालय के अधिकारी ने कुल प्राप्त राशि का 70%, ठीक है, विद्यालय का अधिकारी ने कुल प्राप्त राशि का 70%, ठीक है। अब देखो कुल प्राप्त राशि का 70%, देखो यहाँ से देख लो, टोटल हमने आय कितनी मान ली, 100%। 20% ट्रस्ट में दे दिया, उसमें जगह नहीं बची इसलिए काटा हमने, ठीक है। 20% ट्रस्ट में दे दिया, तो 20% ट्रस्ट में दे, 20 रुपये ट्रस्ट में चले गए। अब क्या करता है, जब 20 रुपये जो ट्रस्ट में दे गए, इसके बाद क्या करता है कि 10% गरीब छात्रों को नाश्ता के लिए देता है। 10% गरीब छात्रों को नाश्ते में 2 रुपये जो है नाश्ते के लिए खर्चा हो गया गरीब बच्चों के लिए। इसके बाद जो पैसा बचा है, ट्रस्ट प्राप्त राशि का 10% गरीब छात्रों के नाश्ता हेतु विद्यालय में जमा कर दिया, ठीक है। और अच्छा 10% जो है वो विद्यालय में उसने जमा कर दिया गरीब बच्चों के नाश्ता के लिए। और विद्यालय का अधिकारी जो है कुल प्राप्त राशि का 70% नाश्ता के लिए रखा और तथा 10% किताबों में खर्चा, ठीक है। अब देखो 70% कहाँ खर्चा किया है, विद्यालय। अब पैसा किसको मिल गया, विद्यालय के अधिकारी को मिल गया है। विद्यालय के अधिकारी ने 70% पैसा खर्चा किया है नाश्ते में और 10% किस में किया, किताबों में। शेष का नहीं लगाना, तो डाइट जुड़ जाएगा, नहीं कि टोटल 80% पैसा खर्चा हो गया, ठीक है। तो जो 2 रुपये का इन्हीं का, तो 2 रुपये, यही तो 2 रुपये तुमको दिया गया है। विद्यालय को कितना रुपये मिला है, 2 रुपये ही मिला है। देखो ध्यान से समझो जरा लाइन को, देखो 20% ट्रस्ट को दे दे, इतनी बात तो समझ में आएगी कि ट्रस्ट वाले को ये 20 रुपये ये वाले मिले हैं, इतने रुपये। अब ट्रस्ट वाले ने क्या किया कि ट्रस्ट प्राप्त राशि का 10% गरीब छात्रों के नाश्ता हेतु प्राथमिक विद्यालय में जमा करा दिया। यानी गरीब बच्चों को 10% पैसा दे दिया कि विद्यालय में उसने 10% पैसा ही दिया है केवल। तो इस 20 का 10% निकालेंगे, 10% क्या है, 2 रुपये, यानी ये 2 रुपये ही केवल विद्यालय को मिले, मतलब 2% पैसा, मतलब 2 रुपये नहीं है, मतलब कि 2% पैसा है, मतलब एक तरह से 2% पैसा ही विद्यालय को मिलता है। इतना रुपये मिला है, 2%। अब विद्यालय को जो मिला है उसने क्या किया कि 70% नाश्ता के लिए और 10% कापी किताबों के लिए खर्चा किया उसने। तो 70 + 10 यानी कि 80% पैसा किसने खर्चा कर दिया, विद्यालय वाले ने खर्चा कर दिया। तो 2 का 80% निकाला नाश्ता प्लस किताब के लिए, यानी कि 80% कितना आया, 1.6 आएगा, ठीक है। कितना आया, 1.6। 2 का 80%, 8 दूनी 16 और 100 का भाग दोगे, परसेंटेज का निशान हटाओगे, तो 1.6 रुपये जो है खर्चा हो गया किसमें, नाश्ता और किताबों में खर्चा हो गया। कहाँ खर्चा हो गया, नाश्ता और किताबों में खर्चा हो गया। अब 2 रुपये में से
1.6 रुपये नाश्ता और किताबों में खर्चा हो गया, तो कितना रुपया बचा? 0.4। कितना रुपये बचा है? 0.4। तो हमारे हिसाब से बच रहा है 0.4%, और सवाल के हिसाब से कितना बच रहा है? 5,000 रुपये बच रहा है। यानी कि वही तो कह रहा है कि तथा बच ही रहा। अब जो विद्यालय के पास पैसा बच गया तो उसने फिर से ट्रस्ट को वापस से दिया, ठीक है ना। तो कितना रुपये बचा है हमारे हिसाब से? 0.4, और सवाल के हिसाब से बचा है 5,000 रुपये। तो 0.4 बराबर 5,000 रुपये, इसलिए 1% बराबर 5,000 बटे 0.4, इसलिए हमको क्या बतानी थी? आय। और चंदन की आय कितनी थी? 100%, इसलिए 100% बराबर निकाल लेंगे। 100% बराबर निकाला तो कितना आया? 1,25,000 रुपये, यानी 1,25,000 रुपये वो महीने का कमा रहा है, ठीक है। 1,25,000 रुपये महीने का वो कमा रहा है, ठीक है। तो हम दोनों की भी आय मिला के कम से कम 1,00,000 रुपये होनी चाहिए, तब तो मज़ा आ जाए ज़िंदगी जीने का, ठीक है। हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तुम्हारा UPPCL TG2 में अगर हो जाएगा तो 35,000 रुपये से स्टार्टिंग है उसमें, ठीक है। 35,000 रुपये से स्टार्टिंग है। मान लो अगर मान लो मेरा सिलेक्शन, जैसे मान लो हमारा सिलेक्शन, मान लो इस बीच में, क्योंकि हमारा ये जो सिस्टम चल रहा है ना, कि हमको क्या है, देखो तुम्हें बताएं, 5 साल का बॉन्ड भरा है, याद है तुमको? पे स्लिप लगाए थे हम, पे स्लिप माँ से मांग के लाए थे, ठीक है। पे स्लिप लगाए थे। तो 5 साल का बॉन्ड है, 5 साल के पहले अगर जॉब छोड़ते हैं, है ना, तो हमको रेलवे को जो है 2.5 लाख रुपए दे के जाना पड़ेगा। यानी कि रेलवे को 2.5 लाख रुपए जब देंगे तब हम नौकरी छोड़ पाएंगे रेलवे की। बॉन्ड का मतलब ये होता है। किसी भी नौकरी में बॉन्ड नहीं भराया जाता है, केवल रेलवे की नौकरी वालों ने ही बॉन्ड भरवाया है, क्योंकि लोग छोड़ के चले जाते हैं ना रेलवे में, इसलिए छोड़ के चले जाते, ऊपरी कमाई नहीं होती है, ठीक है। और छुट्टी अलग से नहीं होती ज़्यादा। संडे वाले दिन मान लो हमारी तो टेक्नीशियन में संडे को छुट्टी रहती भी है। हमको तो देखो टेक्नीशियन चुना है तो हमको इतना टाइम मिल रहा है सब पढ़ने का, 5 घंटा पढ़ तो लेते कम से कम। लेकिन यही अगर ड्राइवर होते ना, तो ड्राइवरों की ज़िंदगी नरक हो जाती। कापी किताबें भी ले लेके कहाँ भागोगे? अब मान लो गाड़ी में बैठे, आज पता चले गाड़ी लेके चले गए वहाँ, मान लो जैसे कानपुर से बैठे गाड़ी लेके चले गए इलाहाबाद। अब इलाहाबाद में रनिंग रूम है, वहाँ पे रनिंग रूम में रुकना पड़ेगा, वहीं तुम्हें खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। अब वहाँ तुम पढ़ोगे क्या? अरे 8 घंटा, इसमें देखो 8 घंटे काम होता है, 1 घंटे काम होता है, 1 से 2 घंटे काम होता है। अपना फ्री हो गए, आराम से टहल रहे, अपना रूम पे आ गए, ठीक। तो काम हमारा तो मुश्किल से 2 से 3 घंटे का ही होता है, मुश्किल से ज़्यादा 3 घंटे, ठीक है। 3 घंटे का काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे में, बाकी सब पूरा आराम करते हैं। और उसमें रेलवे में क्या है? अब भैया रेलवे में तो 8 घंटा तुम्हारी ड्यूटी है, तो 8 घंटे तो गाड़ी चलानी ही पड़ेगी। अब गाड़ी छोड़ के तो कहीं भाग नहीं जाओगे, तो 8 घंटा तो चलानी है। और ज़्यादा में अगर स्टेशन आगे नहीं है, थोड़ा लेट वगैरह हो गया, ट्रेन वगैरह लेट हो गई, सिग्नल नहीं मिले, तो 8 से वो तुम्हारे 10 घंटे भी कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब 10 घंटे गाड़ी में बैठे रहना कितनी बड़ी बात है। अब 10 घंटे में एक गाड़ी में बैठिएगा तो क्या इसके बाद पढ़ने का मन करेगा? खाना पीना खाओगे, सो जाओगे। प्लस घर से भी दूर। टेक्नीशियन में कम से कम ये है, मान लो जैसे फैमिली साथ में रहेगी, ठीक है। मान लो यहाँ पे जब तुम आ जाओगे तो फैमिली जब साथ में रहेगी, तो कम से कम ये तो है, कम से कम कि हाँ शाम में साथ में रह सकते हैं। मतलब 24 घंटे में कम से कम ये मान के चलो कि 15 घंटे तो तुम्हारे साथ रह सकते हैं ना, ठीक है। तो मेरा जो ऑफिस में है, तो मतलब कि ये पीछे ही घर बने, पीछे ही घर मिल जाएगा आराम से। मतलब जैसे हमारे घर से दुकान इतनी दूर पे ऑफिस है, समझो ऐसे रूम मिलेगा यहाँ पे। तो दिक्कत वैसे कोई नहीं, बस ये दिक्कत यही है कि बस इतनी दूर है घर के, बस ये प्रॉब्लम सता रही है, ठीक है। अगर UPPCL में तुम्हारा हो जाएगा तो हमारा रेलवे का उधर से ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 साल में GDC वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, तो एग्ज़ाम देकर तुम अच्छी पोस्ट पे जा सकते हो, उससे ऊपरी पोस्ट पे, ठीक है। तो वही सब चीज़ें हैं मतलब। तो आराम से पैसा हो सकता है। 35,000 रुपये मान लो तुम्हारी हो जाएगी सैलरी, है ना। अब ये बढ़ेगी सैलरी तुम्हारी, और हमारी जब तक तुम्हारी जब होगा हमारे 2 साल में प्रमोशन हो जाएगा तो हमारी सैलरी हो जाएगी 40,000 रुपये। तो 75,000 रुपये महीना कमाने लगेंगे हम दोनों, समझ रहे हो? बहुत है 75,000 रुपये, ठीक है। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए बहुत अच्छी लाइफ है पैसे, 75,000 रुपये महीने, समझे। यहाँ तो इसमें ऐसी कंडीशन है कि घर में अगर 20,000 रुपये इकट्ठा करने पड़ते हैं ना पापा लोगों को, तो 2-3 लोगों से पैसे मांगने पड़ जाते हैं, समझो ये कंडीशन है। सोचो 75,000 रुपये महीने मिलेगा। चलो खैर छोड़ो। चलो ये हो गया तुम्हारा 83 नंबर क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हम मान लो अगर तुम्हारा कहीं UPPCL TG2 में अगर हो जाएगा ना, तुम रेलवे की जॉब नहीं छोड़ेंगे, पता है। 2 साल मान लो लटके रहेंगे यहाँ पे, इसके बाद प्रमोशन देके अच्छी जॉब में चले जाएंगे,
क्यों? क्योंकि रेलवे में जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है, आज हम लोग गए थे रेलवे हॉस्पिटल गए थे ब्लड का सैंपल देने, क्योंकि हम लोग का आईडी कार्ड बनना है। ठीक है, तो आईडी कार्ड बनता है तो उसमें मतलब कि रेलवे का पास वगैरह सब फ्री रहता है। तो ब्लड ग्रुप हमको पता नहीं था, तो हमारा बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, अगर तुमको अपना ब्लड ग्रुप मालूम हो तो कमेंट बॉक्स के नीचे लिख देना। ठीक है, मालूम है कि नहीं मालूम है अपना ब्लड ग्रुप? तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? हमारा तो बी पॉजिटिव है। तुम्हारा क्या है अगर तुम्हें मालूम हो तो? ठीक है, हमें पहले याद था तुम्हारा क्या था, जब तुम्हारी तबीयत बेकार होती तब हमें याद था, लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में स्किप हो गया दिमाग से, शायद तुमको याद हो। तो हॉस्पिटल गए थे, मतलब कि सब फ्री में होता है काम, मतलब हॉस्पिटल मतलब रेलवे की फैसिलिटीज है। रेलवे के स्कूल मिल जाएंगी 54,000 रुपये, मतलब एक बच्चे का 27,000 रुपये मिलता है खर्चा करने के लिए, पढ़ाई के लिए 27,000 रुपये देती, 2 बच्चों तक पैसा मिलता है। ठीक है, सारा इलाज फ्री और बढ़िया हॉस्पिटल रहता है। मतलब ये नहीं कि वो जो हैरिट वाला हॉस्पिटल, ऐसा नहीं, अच्छा हॉस्पिटल रहता है, भीड़ भी नहीं रहती उसमें। खट जाओ, खट में नंबर आ जाएगा तो बस बढ़िया दिखा के चले आओ। मेडिसिन भी सब फ्री मिलती है, अंदर से पूरी दवा भी, है ना। मतलब फैसिलिटीज़ यहाँ रेलवे में बहुत है, बस ये कि ऊपरी कमाई नहीं है। क्या करना ऊपरी कमाई के, इतने रुपये अगर मिलने लगेंगे दोनों को मिला के तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ तो मिल रही ना इतनी, और काम भी ज़्यादा नहीं है। तुम्हारा काम तो मतलब कि तुम्हारा भी काम अगर यूपी से टीजी में होगा, तुम्हारा भी काम मुश्किल से 2-3 घंटे का ही होगा, समझ लो। और तुम्हारा तो गर्ल्स वाला है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यही कि जब तुम्हारी जॉब लगी तो हमारा भी तुम्हारे थ्रू में आ सकते हैं तुम्हारे पास, समझ लो। चलो आगे आते 84 नंबर क्वेश्चन पे। 84 नंबर कोई क्वेश्चन बिल्कुल जस्ट वैसा ही जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था। ठीक है, बस जैसा बोल रहा है, ठीक है, वैसा करते जाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एक बगीचे में 60% पेड़ जो हैं वो नारियल के, 60% पेड़ कौन से? नारियल के। इसके बाद कह रहा है उनमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% जो है सेब के पेड़ हैं। तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या जो है वो 1500 रुपये हो तो बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? तो बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी, ये हमको बताना है। ठीक है, तो हमने मान लिया बगीचे में टोटल कितने पेड़ होंगे। हमने मान लिया, इसी में समझा देते हैं, कठिन नहीं रहता। हमने मान लिया बगीचे में अब 100% पेड़ थे, मान लो 60% किसके हैं? नारियल के हैं। लिख लिया 60%, 100 का 60% कितना आएगा? 60, यानी 60 जो पेड़ है वो किसके? नारियल के। इसके बाद कह रहा है कि 25% जो है वो किसके पेड़ है? आम के पेड़ है। 25% किसके हैं? आम के हैं। तो 25% पेड़ है, एक बगीचे में 60 पेड़ नारियल के हैं, उनमें से नारियल के पेड़ों की संख्या, नारियल के पेड़ों की संख्या देखो, नारियल के पेड़ों की संख्या के, यानी नारियल के पेड़ों की संख्या के बोल रहा है। शेष का से सवाल नहीं हो रहा है। ठीक है, कि शेष का बोल भी ना, जो बोल रहा है वैसा कर रहा है। नारियल से कंपेयर करा रहा है वो, किससे करा रहा है? नारियल से। ठीक है, तो बोल रहा है कि नारियल के पेड़ों की संख्या के, नारियल के पेड़ कितने हैं? 60, तो 60 का 25% जो है आम के पेड़ है। 60 का 25% जो है वो हमारा आम के पेड़ है, तो 60 का 25% निकाल लिया, कितना आ गया? 15। ठीक है, 15 जो आम है, 15 जो है पेड़ वो आम के हैं। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है कि आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं, यानी आम के पेड़ों की संख्या के 20%, तो 20% जो है किसके पेड़ है? सेब के पेड़ है। तो 15 का 20% यानी कि 3 सेब किसके हो गए? 3 पेड़ हो गए सेब के हो गए। ठीक है, इसके बाद कह रहा है यदि सेब के पेड़ों की संख्या कितनी है? 1500। सेब की पेड़ों की संख्या कितनी? 1500। हमारे हिसाब से सेब कितने निकल रहे हैं? पेड़ 3। समझ में आ गई ना ये लाइन? हमारे हिसाब से सेब के पेड़ कितने निकले हैं? 3, और सवाल में कितना है? 1500। 3 बराबर 1500 के लिए 1 बराबर 500, इसलिए 100%। टोटल पेड़ कितने थे? 100, इसलिए 100% बराबर कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 50,000। तो टोटल के पेड़ कितने हो गए? 50,000 पेड़ हो गए। समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, और तुम्हारा यूपी सर टीजी में अगर हो जाएगा तो बिजली घर की फ्री हो जाएगी अपने, समझ रहे हो? इधर से बिजली फ्री, बच्चों की फीस, बच्चों की पढ़ाई फ्री। ठीक है, रेलवे की टिकट फ्री, केवल खाना खाना खर्चा बचेगा, समझे? और आराम से घर में पोस्टिंग मिल जाएगी, तो कहीं घर लेना भी नहीं पड़ेगा, आराम से तुम्हारा भी एचआरए जो मिलेगा, हमारा जो एचआरए मिलेगा, दोनों का जो घर का पैसा मिलेगा वो भी बच जाएगा, समझो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे।
85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीर अपनी मासिक आय का 40% भोजन तथा शेष राशि का 1/3 कपड़ा पर खर्च करता है। वह शेष 600 रुपये की बचत वह 600 रुपये बचाता हो जो उसकी भोजन और कपड़ा पर खर्च किए गए का 66.66 से ही 2/3% है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। ठीक, बोल रहा समीर अपनी मासिक आय का 40% भोजन तथा शेष का 1/3 कपड़ा पर खर्च करता है। ठीक है, हमने मान लिया आय 100% थी, हमने मान लिया कि आय कितनी थी 100 थी। 40% उसने खर्चा किया भोजन पे, यानी 40% कितना हो गया 40 रुपये। ठीक है, इसके बाद शेष का यहाँ पे लिख लो या 40, तब अच्छा रहेगा। 100 था, 40% यानी कि 40 रुपये जो है उसने खर्चा कर दिया भोजन पे। ठीक है, शेष कितने बचे 60 रुपये। कह शेष का 1/3 यानी इसका 1/3 1/3, 1/3 कितना आएगा 20 रुपये। बचा कितना 40 रुपये। 60 में 20 रुपये कहाँ खर्चा कर दिया इसने, 1/3 पैसा खर्चा किया कपड़े पे खर्चा किया। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है 1/3 खर्च करता है और शेष 600 रुपये बचाता है, यानी कि 600 रुपये शेष बचते हैं। तो हमारे हिसाब से कितना बचा 40 बराबर कितना हो गया 600 के, इसलिए 1 बराबर 60/40 के, सॉरी मतलब 1 0 से 1 0 कटेगा 60/4 के। इसलिए हमको क्या बताना मासिक आय, टोटल मासिक आय 100% कितना है, 100% बराबर इंटू 100, 4 से काट दिया 25, 25 से काट 150। ठीक है, तो कितना आ गया 1500 रुपये आया। कितना आ गया 1500 रुपये। अब बताओ ये किसी लाइन की ज़रूरत पड़ी कि यदि उसकी भोजन और कपड़ा पर खर्च किए गए राशि का इतने परसेंट, यानी भोजन पर जो राशि खर्च की थी। ठीक है, बोल रहा है कि उसकी यानी उस भोजन और कपड़ा पर खर्च की गई जो राशि है, ठीक है, वो 66 से 2/3 है, यानी कि भोजन और कपड़ा का जो टोटल खर्चा है वो कितना है, उसकी आय का टोटल 66 से 2/3% है। इस लाइन की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है ना, इस लाइन की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। ठीक है, तो लाइन बेकार है। कुल मिला के लाइन ये कह रहा है, लाइन कहने का मतलब ये है कि भोजन पर जो खर्चा किया है 40%, ठीक है, और जो कपड़े पर खर्चा किया है, इन दोनों को मिला के टोटल कितना रुपया है 66 से 2/3% है, ये बता रहा है। तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे ही सवाल हो गया। ठीक है ना, चलो आगे 86 नंबर पढ़ते हैं। 86 नंबर क्या बोल रहा है, 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोल वाल्ट का एक खंभा है, 60% भाग लाल रंग से रंगा हुआ है तथा शेष भाग का 40% भाग जो है हरे रंग से रंगा है तथा शेष भाग 50% नीले रंग से रंगा हुआ है। शेष 30 सेंटीमीटर भाग को काटकर अलग कर दिया जाता है। रंगीन हिस्से को काटकर अलग कर देने के बाद बचे रंगीन हिस्से की लंबाई क्या थी, ये बताना है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जैसा बोल रहा है वैसे करते जाओ क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि पोल वाल्ट का एक खंभा 60% भाग तक लाल रंग से रंगा हुआ है, यानी हमने मान लिया कि पोल की जो लंबाई है वो अपने आप में 100% रही होगी। इसका 60% भाग जो है, ठीक है, 60% यानी कि 60, ठीक है, 60% मतलब कितना होगा 60% मतलब उसको 60% जो भाग है वो किससे रंगा है, रेड कलर से रंगा है। इसके बाद क्या कर रहा है, शेष भाग का 40%, शेष भाग कितना बचा है 40। अब इसका 40% जो है वो हरे से रंगा हुआ है, किससे रंगा है, हरे रंग से, तथा शेष भाग का 50% नीले रंग से रंगा हुआ है। शेष भाग यानी 4 चौके 16, 40 में 16 है, मतलब जो हरे रंग से रंगा है। ठीक है, अब शेष भाग बचा यानी कि कितना 10 से जाएगा 4 और 24। ठीक है, अब 40% तो हमारा हरे रंग से रंगा हुआ था। ठीक है, शेष भाग का 50% नीला रंग से रंगा हुआ है, इसका 50% कितना हो जाएगा 12। ठीक है, कितना हो जाएगा 50% नीले रंग से रंगा हुआ है, यानी 12 रंगा हुआ है। 12 रंगा 24 में से 12 रंगा कितना बचा 12। ये कैसा रंगहीन है, कोई कलर नहीं किया गया है। ठीक, तथा शेष 30 सेंटीमीटर भाग को काट कर अलग कर दिया जाता है, यानी कि जिसको रंगा नहीं गया, यानी हमारे हिसाब से कितना बचा है 12, हमारे हिसाब से कितना बचा है 12।
हमारे हिसाब से 12 को काट के अलग किया है, और सवाल के हिसाब से कितने को अलग किया है, 30 सेंटीमीटर को। हमारे हिसाब से 12% बराबर कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। इसलिए 1% बराबर इतने के, इसलिए 1% बराबर हो गया 30/12 के। क्या पूछा है, रंगीन हिस्से की लंबाई बताइए। 100% निकाल के काम ख़त्म कर देते हैं लोग। रंगीन हिस्सा कितना है, कितना परसेंट रंगीन हिस्सा, 12% जो हिस्सा है उसको रंगीन नहीं है, वो उसको काट कर अलग कर दिया गया, मतलब कि रंगा हुआ नहीं है 12% भाग। 100% भाग है टोटल, जिसमें से 12% भाग रंगहीन है, मतलब 12% रंगा ही नहीं है, उसको काट कर अलग कर दिया है। तो रंगा कितना है, 88%। तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या पूछ रहा है हमको, रंगीन हिस्से की। तो रंगीन हिस्सा कितना, 88%, इसलिए 88% की वैल्यू निकालेंगे। तो 30/12 इंटू 88, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 220, यानी कि रंगीन हिस्से की लंबाई कितनी है, 220 सेंटीमीटर। या फिर इसको क्या बोल सकते हो, अगर मीटर में बनाना है तो 100 का कर देंगे भाग, तो कितना आएगा, तब हमारा आएगा 2.20 मीटर, 2.20 मीटर आ जाएगा, अगर हम इसको मीटर में चेंज करें तो। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में 60% लड़की तथा शेष लड़का है, ठीक है, क्लास में है, बॉयज़ और गर्ल्स दो है, ठीक है। तो 60% लड़कियां हैं, एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं तथा शेष लड़का है। अगर लड़कियां जो है 60% है, लड़कियां अगर 60% और लड़के कितने होंगे, 40%, ठीक है, क्योंकि दोनों मिला के होंगे 100%। कह रहे लड़कियों में 80% सुंदर है, लड़कियां वैसे भी ज़्यादा सुंदर होती हैं, 80% जो क्या है सुंदर है, यानी कि 80%, 60 का 80%, 8 छंग 48, यानी 48, यानी 60 में से 60 लड़कियां थी, जिसमें से 48 लड़कियां जो हैं क्या है, सुंदर है, ठीक है, मतलब बढ़िया आराम से मेकअप वगैरह करके आती थी। बाकी जो लड़कियां थी 60 में से 48 तो मेकअप वगैरह करके आती थी, बाकी जो लड़कियां थी ऐसे ही आती थी, ठीक। तो 48, तो कह रहा है कि लड़कियों में 80% सुंदर है, यानी कि 40 सुंदर है लड़कियां 60 में से। इसके बाद कह रहा है कि पूरी कक्षा में, यानी पूरी क्लास में जो है कितने लोग सुंदर हैं, पूरी क्लास में कितने लोग सुंदर है, 64%, ठीक है। तो पूरी कक्षा में विद्यार्थियों का 64% लोग सुंदर है। 40 प्लस का 60 कितना होगा, 100, 64% कितना होगा, 64 ही आएगा। पूरी क्लास मतलब कि 40 प्लस 60 मिला के 100 का 64%, नीचे 64, यानी पूरी कक्षा में 64 लोग सुंदर हैं, जिसमें से 48 कौन होगी, लड़कियाँ। तो 64 में 48 होगी लड़कियाँ, तो लड़के कितने बचे होंगे, 64 माइनस का 48, ठीक है। तो 64 माइनस का 48 यानी 16 लड़कियाँ, हम 16 बॉयज़ हैं जो सुंदर हैं। अब देख रहे हो 16 लड़के कंपेयर करा लो, 48 लड़कियाँ हैं, यानी कि एक लड़का 3 लड़कियों को पटाएगा, एक लड़का 3 लड़कियों को पटाएगा, ठीक। सब बेकार की बातें, तुम कहोगे पता नहीं क्या क्या बताया करता है ये, ठीक है, मजाक था केवल, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 16, हमारे हिसाब से कितने लड़के बॉयज़ कितने सुंदर है, 16 सवाल, और ठीक है, और गर्ल्स कितनी सुंदर है, 48। हमसे क्या पूछ रहा है, कितने परसेंटेज लड़के सुंदर हैं, ठीक है। लोग क्या करेंगे इसमें, 16% आंसर हो जाएगा, 16% आंसर नहीं होगा, ये 16 क्या है, ये वैल्यू आई है, 16 लोग आए। हमने मान लिया कि टोटल क्लास में 100 लोग थे, ठीक है, टोटल क्लास में 100 लोग थे, ये मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये 16 लोग आए हैं, यानी 16 जो लड़के हैं वो सुंदर हैं। हमें बताना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 लड़के सुंदर हैं, 16 लड़के सुंदर है कितने में से, लड़के में से कंपेयर करा रहे तो लड़का ही लोगे। टोटल लड़के कितने हैं, 40, 16 सुंदर है कितने में से, 40 में से, 16/40, इसलिए परसेंटेज लगाने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा करा देंगे, हल कर लेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, 40%। इसका मतलब 40% जो है लड़के सुंदर हैं। लड़के कितने परसेंट सुंदर है, 40%, ठीक है। अब देखो वही चीज़ है, अब 40 का 40% निकालेंगे, 40 का 40% अगर निकालोगे तो कितना आएगा, 16 ही आएगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज पूछ रहा था, लड़कियों में 80% सुंदर है, तो लड़कों में कितने परसेंट सुंदर है, 40% सुंदर है। इस परसेंटेज की निकालने की बात कर रहा था वो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2500 लोगों में से केवल 60% बचत करने की आदत पाई गई। 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें से 30% बैंक में बचत करते हों, यदि उनमें से 30% बैंक में बचत करते हों, 32% डाकघर में और शेष शेयरों में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2500 लोगों में टोटल लोग कितने हैं? 2500, जिसमें से 60% ही केवल बचत करते हैं। 60% जो है बचत करने की आदत पाएगी। अब उनमें से 30% बैंक में बचत करते हैं। ठीक है, 30% बैंक में बचत करते हैं, अपना बैंक में पैसा जमा करते हैं। 32% जो है वो डाकघरों में जमा करते हैं। ठीक है, और जो शेष बच गया है वो किस में करते हैं? शेयर धारकों में करते हैं। ठीक है, शेष जो बच गया वो किस में करते हैं? शेयर धारकों में करते हैं। तो शेयर धारकों की संख्या बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ज़रा, पहले हम ये निकाल लें कि टोटल कितने लोग बचत करने की आदत कितने लोगों में बचत करने की आदत पाई गई है। तो 2500 का कितना निकाल लेंगे? 60% निकाल लेंगे। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 25 का 150, यानी 1500 लोगों को, यानी टोटल लोग कितने हैं? 2500। 2500 लोगों में से केवल 1500 लोग ही हैं जो अपने पैसे की बचत करते हैं, बाकी हमारे जैसे सारा पैसा उड़ा देते हैं। ठीक है, तो केवल कितने लोग? 60% लोग हैं जो पैसे की बचत कर रहे हैं, यानी कि 1500 लोग किसी पैसे की बचत करते हैं। अब 1500 लोगों में की बात कर रहा है, यानी 1500 लोगों में, यानी 1500 लोगों में, ठीक है, जो 30% है, 1500 लोगों में 30% जो लोग हैं वो अपना पैसा कहाँ जमा करते हैं? बैंक में जमा करते हैं। ठीक है, 1500 का 30% निकाल लो, 15 दें 45, यानी 450 लोग, यानी 450 लोग जो अपना पैसा कहाँ करते हैं? बैंक में जमा करते हैं। इसके बाद 32% डाकघर में करते हैं। ठीक है, तो 32% लोग जो है कहाँ करते हैं? डाकघर में। 1500 का 32% निकाल लो, 15 दूना 30, हाँ से लग गया 3, 15 50 48, 480। 480 लोग जो है वो कहाँ पैसा जमा करते हैं? डाकघर में। और कह रहा शेष जितने बचे हैं वो कहाँ जमा करते हैं? वो अपना शेयर में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केटिंग करते हैं। तो देखो हमारा कितना हो गया? 450 इधर हो गया, 480 इधर हो गया, टोटल कितना हो गया? 930 हो गया। यानी कि 1500 में 930 तो इधर हो गया, तो घटा लो 1500 में, घटा लो कितने बचे हैं। ठीक है, तो हमने घटा लिया। ठीक है, तो घटाया तो 570 लोग बचे हैं। तो वही पूछ रहा है कि शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है। कि शेयर धारकों में, जो शेयर धारक है वो शेयर धारकों में कितने लोग अपना पैसा लगा रहे हैं? तो 570 लोग अपना पैसा लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं? 570 लोग। ठीक, अब देखो यहाँ से एक लाइन दूसरी भी कर सकते थे, मान लो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे शेयर वाला। कैसे? देखो हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। 30% प्लस 32% लोग तो लगा चुके हैं अपना पैसा, यानी कि 62% लोग अपना पैसा लगा चुके हैं। कितना बचा है? अब कितना बचा है? 38% बचा है। यानी 1500 का सीधा 38% निकालो, जो 38% है वही तो हमारे कौन है? शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है 38%। तो 38/100, डबल जीरो कट गया, 15 का 38 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 570। यानी शेयर धारकों में कितने लोग अपना पैसा लगा रहे हैं? शेयर मार्केटिंग में 570 लोग अपना पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, शेयर मार्केटिंग में 570 लोग पैसे लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे क्वेश्चन में बात करते हैं। अब आगे क्वेश्चन जो नया टाइप का स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक घराना, मतलब एक घराना, एक लड़की को बोला गया, घराना मतलब घर वाली। ठीक है, तो एक घराना जो है तेल की खपत में कितने % की कमी करे कि उसका मासिक व्यय ना बढ़े। देखो हम पहले क्या करते थे, हमारी देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है, कह रहा है कि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बच्चों की शिक्षा महंगी हो गई, अनाज महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, सब चीज़ें महंगी हो रही हैं। लेकिन हमारी आय उतनी की उतनी है, हमारी आय में बढ़त नहीं हो रही है। हमारी जो आय है,
हमारी जो आय है वो नहीं बढ़ रही है, ठीक है, हमारी जो आय है, सैलरी है, वो नहीं बढ़ रही है, लेकिन खर्चे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कि जो हमारा जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। अब देखो, पहले क्या करते थे हम, 100 रुपये लेके जाते थे, 1 लीटर तेल मिल जाता था। 100 रुपये में 1 लीटर तेल हमारा मिल जाता था पहले, ठीक है। अब क्या करा कि तेल के मूल्य में वृद्धि हो गई है 25% की। तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है। पहले मिल जाता था 100 रुपये में 1 लीटर, अब कितने मिल रहा है, 125 रुपये में 1 लीटर। सैलरी हमारी वही है 100 रुपये की, तो कह रहा है तुमको 100 रुपये ही खर्चा करने हैं। पहले मिलता था 100 रुपये लीटर, तो 100 रुपये का 1 लीटर ले आते थे। अब तेल जो 125 रुपये लीटर हो गया है, तो लेकिन हम तेल तो 100 रुपये का ही लेके आएंगे, क्योंकि हमारा खर्चा ही है 100 रुपये की। 100 रुपये ही तेल में खर्चा करेंगे, वरना हमारा पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, महीने का शेड्यूल बिगड़ जाएगा। लेकिन हमको खर्चा करना है, कायदे में पढ़ लो ये सवाल, ठीक है, क्योंकि घर का खर्चा तुम्हें चलाना है सब। तो 100 रुपये ही हमको तेल लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम खाना तो खाएंगे, अब ये करेंगे सब्जी में तेल की मात्रा को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ताकि हमारा 100 रुपये में ही तेल एडजस्ट हो जाए। अब तो पता है कि 1 लीटर से कम तेल मिलेगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि जो हमारी खपत थी, यानी जो तेल जितना खाते थे, खपत में कितने % की कमी कर दे, ताकि उस हमारा जो व्यय है 100 रुपये है, 100 रुपये ही खर्चा हो, उससे ज़्यादा ना खर्चा हो, ठीक है। तो ये बात याद रखना, जब भी ऐसे बोले कि उसका मासिक व्यय ना बढ़े, ठीक है, उसके आय में परिवर्तित ना हो, जितना है उतना ही रहे, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो कैसे हल होंगे। देखो, इसका फॉर्मूला होता है m/100 प्लस माइनस का m इंटू 100, ये होता है। अब बोल रहा था 25% की वृद्धि, तो यहाँ क्या ले लोगे, नीचे प्लस ले लोगे। अगर बोलता 25% की कमी, तो क्या ले लेते, 100 माइनस का m हो जाता। वृद्धि यानी प्लस, तो 100 प्लस का m हो जाएगा, कमी है तो 100 माइनस का m हो जाएगा। इस तरीके से करना है। तो इस सवाल को करने के 2 तरीके बताते हैं। देखो, पहले क्या था, 100 रुपये का तेल लेके आते थे, अब कितने में लेके आ रहे, 125 रुपये का। पहले 100 का लाते थे, अब 125 रुपये का तेल हो गया है, तो यानी हमको 25 रुपये का कम तेल लेंगे। उससे अब दुकानदार से बोलेंगे 100 रुपये का तेल दे दूँ, ठीक है। हमने पूछा दुकानदार से कितने रुपए का तेल है, वो बताते 125 रुपये लीटर है, लेकिन हमारे पास पड़े थे 100 रुपये, तो हमने कहा ऐसा है 100 रुपये का तेल दे दो। तो हमने कितने रुपए की कमी की, 25 रुपये की कमी की, 25 रुपये का कम तेल लिया, कितने में से, 125 रुपये में से तो कम लिया है, क्योंकि तेल का रेट 125 है। 125 इंटू कितना होगा, 100, तो 25 पंजे 125, 5 दूना 10, यानी 20% की कमी करनी पड़ेगी हमको अपने खर्चे पे, यानी हमको अपने व्यय पे 20% की खपत करनी पड़ेगी। आंसर निकल आया। तो पहला मेथड तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। दूसरा मेथड जो तुमको तरीका बताया है, ठीक, उस तरीके से कर लेंगे। 25% की वृद्धि हो रही थी, तो 25 बटे में वृद्धि हो रही, तो प्लस 100 प्लस का 25 125, तो 25 बटे 125 इंटू 100। जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% की कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 20% की कमी करनी पड़ेगी हमको अपने खपत पे, ठीक है। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से सवाल लगाना नहीं है तुमको, यही चीज़ लिखा है, तुमको मेथड 2 ही फॉलो करना है जल्दी से क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं। आगे क्वेश्चन जस्ट वैसे ही क्वेश्चन है, 60% की किसी चीज़ की मूल्य में 60% की में रेट वर्ष का बढ़ गया 60%, तो खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि उसके खर्च पे कोई भी परिवर्तित ना हो, उसका खर्च ना बढ़े। तो वही तरीका 60 बटे 160 इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि बढ़ रहा है, तो 60 अपॉन में 100 प्लस का 60, 60 बटे 160 इंटू 100। सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, 37.5%। चलो आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन देखो, जस्ट वैसे ही पूछ रहा है क्वेश्चन, अब इसमें आय वाला क्वेश्चन है। देखो वही चीज़ है, कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 40% कम हो, ये मान लो ए है, ये बी है, ठीक है। कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, ए की आय बी की आय से 40% कम, अगर मान लो बी की आय 100 है तो उसकी 40% कम होगी, इसकी ए की जो है 40% कम होगी, ठीक है। देखो 40% क्या होगी, कम होगी, यानी इसकी बी की 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 60। अब क्या बोल रहा है,
कह रहा है कि बी की आय जो है ए की आय से कितने % अधिक है। बी की आय कितनी अधिक है, 40 अधिक है। तो 40 अधिक है कितने में से, 60 में से कंपेयर करा, क्योंकि कह रहा है बी की जो आय है वो ए की आय से कितना अधिक है, किससे कंपेयर करा रहा है, ए से। तो 40 रुपये अधिक है कितने में से, 60 में से। तो 40 रुपये अधिक है 60 में से, इसलिए 100 में से। तो कितना आ गया, 66 सही 2/3%। ये तो तरीका हो गया पहला, मेथड फर्स्ट हो गया। दूसरा तरीका वही है, एम अपॉन में 100 प्लस माइनस का एम करके और इंटू 100, इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 40% की कमी, तो 40 अपॉन में 100 माइनस का 40 इंटू कितना, 100। तो 40/60 इंटू कितना हो जाएगा, 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 66 से 2/3%। ठीक है, तो वही तरीका है दूसरा तरीका, उसी मेथड से उसी तरीके से लगाएंगे। तो याद रखना, जब आय में ऐसे आ जाए कि पहले बोल रहा है ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी इस तरीके से लगेंगे, वरना तुमको ये भी तरीका बता दिया, इस तरीके से भी लगा सकते हो। लेकिन जल्दी अगर करना है तो प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करो, ताकि दिमाग में रट जाए। जब इस प्रकार की लैंग्वेज आएगी तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा इस तरीके से। ठीक है, चलो 92 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाए, यदि आय वही बनी, मतलब आय में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, तो वस्तु का जो उपभोग है, यानी कि हमें जो खपत है, कितना परसेंट बढ़ेगा। किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया गया, टैक्स जो 10% से कम कर दिया गया, तो वही चीज़ है, उसी फॉर्मूले से लग जाएगा। ठीक है, आय वाई बने तो वस्तु का उपभोग कितने % बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आय देखो वही है, आय में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। ठीक है, खर्च ना बढ़े ताकि हमारा, अब क्या था, अब हमारा इसमें रेट कम हो गया। मान लो जैसे कि हमने क्या किया कि 100 रुपये की चीज़ थी, 100 रुपये का तेल था, अब तेल क्या हो गया, सस्ता हो गया 90 रुपये का, लेकिन हमको 100 रुपये ही खर्चा करना है। अब क्या करेंगे, हम दुकानदार के पास गए, हमने कहा भैया कितने का तेल है, कहता 90 रुपये का। हमने कैसा है, 100 रुपये का कर दो तेल। अब वो क्या करेगा, 1 लीटर से बढ़ा के थोड़ा देगा। अब हमको अपने खाने में क्या करना पड़ेगा, हमको अपने खाने में तेल की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि जो अपना जो व्यय है वो कितना % बढ़ाना पड़ेगा। तो वही क्वेश्चन हो गया, समझा, मतलब कि अपना जो तेल है वो कितना % बढ़ाना पड़ेगा, खपत तेल खाने की, क्योंकि तेल अब 1 लीटर से ज़्यादा मिल रहा है, मान लो 1 लीटर 200 ग्राम मिल रहा है। ठीक है, तो वही मेथड, एम अपॉन में 100 प्लस माइनस का एन इंटू 100, उसी तरीके से कर लेंगे। 10% कमी, 10 की कमी हो गई, तो अपॉन में 90 इंटू 100, सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि एक अधिकारी है कि वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने % कम करना होगा। यानी कि पहले वेतन के समतुल्य लाना है तो कितने % कम करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, तो एक अधिकारी के वेतन में 20% बढ़ेगा, तो 20/120 इंटू 100, 0 0 2 6 12, 100/6 आंसर निकाल लेंगे, कितना आएगा, 16 से 2/3%। ठीक ना, तो पहले जैसा ही लाना पड़े, परिवर्तित ना हो, बात तो वही है, परिवर्तित नहीं हो रहा, मतलब पहले जैसा ही रेट हमको करना है। ठीक है, आगे आते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वही ए वाला क्वेश्चन हो गया, वेतन वाला। ए का वेतन बी के वेतन से इतने % अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। ये जब इस प्रकार का क्वेश्चन जब आएगा तो एक अधिक होगा और एक कम होगा, अगर ऊपर वाला कम होगा तो नीचे वाला अधिक होगा। ठीक है, तो वही तरीका लगा लो, एम 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस का एम इंटू 100 वाला। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं 95। अब देखो 95 क्या है, अभी तक की क्या था, एक ही बार परसेंटेज में वृद्धि या कमी एक ही बार हो रहा था, लेकिन रिजल्ट क्या होता था, रिजल्ट अपरिवर्तित वाला होता था। मतलब जितने रुपए खर्चा हो रहे हैं हमको उतने रुपए ही खर्चा करने हैं, रुपयों को नहीं बढ़ाना है। ठीक है, खर्चे को हमको नहीं बढ़ाना है, खर्चा हमको सीमित रखना है। अब क्या है, अब हमारा क्या है कि आय में वृद्धि करनी पड़ेगी। अब जैसे क्या हुआ कि अब हमारा जैसे मान लो क्या है कि किसी चीज़ का रेट बढ़ गया है, तो हमको तो उतना ही खाना है। 1 लीटर अगर तेल खाते हैं तो हमको 1 लीटर ही तेल खाना है। ठीक है, हमको खाने में कोई कंजूसी नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमको थोड़ा रुपया ज़्यादा कमाना पड़ेगा। ठीक है,
यानी कि ऑल ओवर में क्या होगा, ऑल ओवर में आय में वृद्धि होगी। तो वही चीज़ देखो कह रहा है कि एक घर है, एक प्रेक्षागृह है, ठीक है, मतलब कि जो प्रेक्षागृह का मतलब होता है वेटिंग रूम एक तरह से, सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी है, तो टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई। सीटों की संख्या में भी 25% की वृद्धि कर दी गई है, और टिकट के मूल्य में भी 12% की वृद्धि कर दी गई है, ठीक है। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो अगर है कि तदनुसार उस प्रेक्षागृह में आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। अब तुम ही सोचो, सीटें भी बढ़ा दी है, पहले मान लो 10 सीटें रही, 15 सीटें हो गई, और टिकट का मूल्य भी बढ़ गया है, तो बेसिकली बात यार आय बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। 2 बार परिवर्तन हो रहा है, तो उधर रिजल्टेंट में भी हमारा परिवर्तन हो रहा है। तो कैसे करेंगे इसको, इसको करने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्लस माइनस का m प्लस माइनस का n इंटू mn अपॉन में 100, ये होता है क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला होता है, प्लस माइनस का m प्लस माइनस का n और प्लस माइनस का mn अपॉन में 100, ये होता है फॉर्मूला। अब इसका देखो निर्धारण कैसा होता है, अगर m भी पॉजिटिव है, दोनों अगर पॉजिटिव हैं, तो हमारा तो ये वाला है, ये भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर m भी पॉजिटिव, m अगर नेगेटिव है, n भी नेगेटिव है, तो जो mn के साथ है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। यानी कि जब दोनों सेम होंगे, मतलब देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, तभी हमारा रिजल्ट क्या होगा, प्लस होगा। अगर दोनों सेम है, दोनों माइनस है, तब भी हमारा रिजल्ट क्या होगा, प्लस। ये वही चीज़ लिखा, जब दो सेम होते हैं तभी mn जो है पॉजिटिव होगा। देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, दो सेम है, माइनस माइनस दोनों सेम है, तभी हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। दोनों में से कोई भी अगर प्लस नेगेटिव हुआ, विपरीत हुआ, तो उसका रिजल्टेंट यानी mn क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से कर लो। कह रहा है कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि, तो 25% की वृद्धि प्लस का 25, और टिकट के मूल्य में भी 12% वृद्धि, तो प्लस का 12, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस mn यानी कि 25 इंटू 12/100। याद रखना ये 100 ना काटना इस तरीके से, क्योंकि पॉइंट में आने लगेगा आंसर। सीधा मल्टीप्लाई करो, 100 का भाग दे दो, सीधे पॉइंट में कट जाएगा, वो सीधा पॉइंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो जब इसको हल किया हमने, इसको जोड़ा, तो हमारा कितना आया, 37 आया। अब इसको 25 और 12 का मल्टीप्लाई किया, 300, 300/100 यानी 2 जीरो 2 जीरो कट गया, मतलब कितना आ गया, 40%। यानी कि हमें 40% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि हो जाएगी। आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 40% की आय में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते। आगे कह रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन में, ठीक है, कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदनुसार उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या है, आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है, ठीक है। हल कर लो उसको, पहले 25% की कमी की गई, इसके बाद 25% की वृद्धि की गई, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 25 इंटू 25 बटे में कितना हो जाएगा, 100, ये कैंसिल, तो कितना का माइनस का 6.25%, यानी कि माइनस चिन्ह ये दिखा रहा है कि हमें क्या मिल रहा है, घाटा हो रहा है, मतलब कमी हो रही है, माइनस चिन्ह ये दिखा रहा है, ठीक है। तो माइनस का 6.25 यानी कि माइनस चिन्ह का मतलब शो कर रहा है कि माइनस का मतलब कमी शो कर रहा है, माइनस का मतलब क्या है, कमी, यानी कि हमारा 6.2% की क्या हो जाएगी, कमी। नए वेतन में कितने परसेंट कमी हुई है, ठीक है। तो नया वेतन जो है 6.2% की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदनुसार उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया है। आरंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन, आरंभिक, तो यहाँ पे सवाल अधूरा है, आरंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन कितने परसेंट कम हो जाएगा, ठीक है। नया वेतन जो है वो कितने परसेंट कम हो जाएगा, ये होगा। तो कितने परसेंट कम हो जाएगा, 6.25% कम हो जाएगा। तो कितना कम हो जाएगा, 6.25%।
6.25% कम हो जाएगा। तो माइनस का मतलब होता है कि कमी शो कर रहा है, कमी शो करता है, ठीक है। तो 6.25% उसका जो नया वेतन कम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई। तदनुसार इस प्रकार बने आयत के क्षेत्रफल में उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक हो जाएगा। ठीक है, दो बार देखो दे रहा है, एक बार क्या दे रहा है 30% और 20% की वृद्धि, दोनों बार वृद्धि दे रहा है। तो वही फॉर्मूला लगा लो एम वाला, प्लस का 30 प्लस का 20, दोनों प्लस का है तो प्लस का 30 × 20/100। अब देखो यहाँ पे देखो कट रहा है तो काट लो, देखो दिख रहा है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ तो हमने 100 को काट लिया, तो हल किया तो कितना है 56% की वृद्धि हो गई। 56% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, मेथड यही वाला लगाना, पहला वाला। दूसरा मेथड देखो क्या बेसिक से लगाया है। अब देखो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो हमने मान लिया वर्ग की जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर यानी 10 × 10 यानी कितना हो गया 100। अब क्या कह रहा है कि वृद्धि हो गई है, ठीक है, क्या हो गई वृद्धि, यानी उसकी लंबाई में 30% और एक में, यानी एक भुजा में 30% की वृद्धि की और एक भुजा में 20% की वृद्धि की है। करा लो, इसमें 30% की करा ली, इसमें 20% करा ली। 30%, 10 का 30% क्या होगा, 3 बढ़ गया, 3 बढ़ जाएगा, यानी 3 बढ़ जाएगा, यानी कितनी हो जाएगी 13। ये कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा 12। अब देखो क्षेत्रफल कितना हो गया 156, ये 100 था 156, कितना परसेंट बढ़ गया, 56% बढ़ गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं बात 98 नंबर क्वेश्चन की। 98 नंबर क्वेश्चन क्या करा, बताने की जरूरत ही नहीं है। अब आयत है, आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है, दोनों में वृद्धि हो रहा है तो कितने परसेंट क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा, करा लो। 12 प्लस का 12 प्लस का 10 और प्लस का 12 × 10/100, हल कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या पहले 20% की कम की जाती है, ठीक है। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। तो माइनस का 20 प्लस का 20 और माइनस प्लस माइनस 20 × 20/100। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यानी कितना होगा, माइनस का 4% की कमी होगी, तो -4% आएगा, यानी 4% की कमी, 4% की कमी। हमारे हिसाब से 4% की कमी हो रही है, सवाल में कितनी कमी हो रही है, 20 कम हो रहा है, सवाल के हिसाब से कितना कम हो रहा है, 20। तो 4% बराबर कितने को जाएगा, 20 की। 4% किसके बराबर हो जाएगा, 20 के, इसलिए 1% बराबर किसका हो जाएगा, 20/4 के। इसलिए क्या बताना है हमको क्या बताना है, मूल संख्या कितनी थी, क्या बताना है, मूल संख्या। तो मूल संख्या, आप हर संख्या भी अपने आप में कितने परसेंट की, 100%, इसलिए 100% बराबर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो गया 500, 100% बराबर हो गया 500, यानी जो संख्या थी हमारी कितनी थी, 500 थी, यानी जो संख्या थी हमारी कितनी थी, 500। दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहला तरीका ही बढ़िया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4% की कमी हो गई है, 4% की कमी हो रही है, लेकिन यहाँ पे कमी दे रखी थी 20 की कमी हो रही है, तो 4 बराबर 20 के, इसलिए 1 बराबर, इसलिए 100%, यानी संख्या के मान निकल आएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन है हमारा, ये 100 है, हमने मान लिया कि 100 है, कितनी है 100। तो एक संख्या को पहले 20% कम कर दिया, तो 20% कम कर दिया, 20% कम किया यानी 20 कम हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की गई है, करा लो 20% की वृद्धि। तो 80 था, 20% की वृद्धि होगी, नहीं 16 की वृद्धि होगी, 80 का 20%, 16 की क्या होगी, वृद्धि होगी। 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, ठीक है। 20 की वृद्धि होगी, नहीं कि 96 हो गया। कितने की कमी हो रही, 4 की कमी, हमारे हिसाब से 4% की, और सवाल के हिसाब से 20 की, इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा, 500, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही तरीका है लगभग। ठीक है, बस सोचने की थिंकिंग यहाँ से हमने की है, उसमें डायरेक्ट हो सक जाएगा। ठीक है, पहले वाले मेथड को ही तुमको ट्राई करना है वैसे। चलिए अगले नंबर पे आते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर
उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हुई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने परसेंट प्रभावित हुई, निकाल लोगे। एम वाले फॉर्मूले से -20, कमी हो रहा था -20, वृद्धि हो रहा था प्लस का, तो -20 प्लस का 80 प्लस माइनस क्या हो रहा है माइनस, माइनस का 20 × 80/100, हल कर लोगे आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी फॉर्म पर कार्य करने वाले, फॉर्म का मतलब होता है एक तरह से फैक्ट्री टाइप की होती है, फर्म होती है। जैसे मान लो किसी कपड़े की फर्म है तो वही है फर्म मतलब। तो किसी ठीक है, कह रहा है किसी फॉर्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी गई तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। ठीक है, यदि इससे कुल मजदूरी में x% की कमी हो गई तो x का मान बताना। ठीक है, वही है यार, प्लस का 25 और माइनस का 25 इंटू, क्योंकि प्लस माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस का 25 × 25/100 यानी कि 6.25% की कमी हो जाएगी। आंसर हो गया डायरेक्ट। चलिए आगे आते हैं। आगे क्या कह रहा है, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, देखो कह रहा है कि एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। पहले 20% की वृद्धि की गई तथा फिर 20% की वृद्धि की गई, मतलब प्लस का 20 और दोनों प्लस है तो प्लस का 20 × 20 बटे कितना हो जाएगा 100, 20 40, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, यानी 4, यानी 44%। 44% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, 44% की क्या होगी, वृद्धि होगी। 44% की वृद्धि होगी, नहीं संख्या अपनी आप में पहले कितनी रही होगी 100, अब 44% की वृद्धि होगी, नहीं कितनी बढ़ के हो जाएगी 144 हो गई होगी। अब देखो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम किया, यानी 144 को कितना परसेंट कम किया जाए ताकि यह अपनी प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। यानी ये जो संख्या है 144 ये 100 के बराबर हो जाए। कितना कम करें इसको, तो कितना कम करोगे, 44 कम करोगे। 44 कम करोगे कितने में से, 144 से ही कम करोगे, कंपेयर 144 से हो रही ना। 44 कम किया किससे कम किया, 144 से, तो 44/144 इंटू कितना हो जाएगा 100, हल कर लो आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इतने परसेंट कम करना पड़ेगा। ठीक, आगे आते हैं। आगे देखो क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक वस्तु का दाम p% से बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम p% से घटाया गया। अगर अधुनातन दाम 1 रुपये हो, यानी प्रेजेंट टाइम में जो मूल्य इसका 1 रुपये हो, तो पहले उसका मूल्य कितना था ये बताना है कि पहले जो है उसका मूल्य कितना था। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे मान लो हमने कहा कि कोई मोबाइल है, मान लो पहले 100 रुपये मिलता था, हमने कहा मोबाइल की कीमत में 30% की वृद्धि हो गई है। मोबाइल की कीमत में 30% की वृद्धि हो गई है, यानी कि मोबाइल अब कितने मिलेगा, 130 में मिलेगा। पहले मिलता था 100 में, अब कितने में मिलेगा, 130 में। तो 130 हो गया, डायरेक्ट जोड़ लिया कि नहीं जोड़ लिया, डायरेक्ट हमें SP पता चल गया। अब जैसे मान लो 100 रुपये का मोबाइल था, हमने कहा मोबाइल की कीमत में 20% की कमी हो गई है, यानी मोबाइल कितने का हो गया होगा, 80 का, डायरेक्ट पता चल रहा है। ठीक है, तो 80 का हो गया। उसी प्रकार से देखो ये क्वेश्चन भी करना है हमको, कह रहा है एक वस्तु का दाम p% से बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम p% से घटाया गया। अगर अधुनातन मतलब प्रेजेंट टाइम में उसकी कीमत 1 रुपये हो तो उसका सबसे प्रारंभिक मूल्य कितना था ये बताना है। तो हमने मान लिया कि प्रारंभिक जो मूल्य था वो था x, प्रारंभिक मूल्य था कितना x। अब वस्तु का दाम p% से बढ़ाया गया, यानी मोबाइल का पहले कीमत था 100, 30% की वृद्धि हुई तो क्या हो जाएगा 130/100, 130 बटे कितना हो जाएगा 130% हो जाएगा। परसेंटेज कैंसिल ने परसेंटेज का निशाना का हटाओगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा 100, यानी कि 100 प्लस का 30 किया, 100 प्लस का 30 किया तभी तो 130 आया है। अब उसी प्रकार से वस्तु का दाम कितना परसेंट बढ़ गया, p% बढ़ गया, यानी कि 100 प्लस का p हो जाएगा, 100 प्लस का p%।
तो परसेंटेज का निशान हटाओगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा 100। तो x इंटू 100 प्लस का p अपॉन में कितना हो जाएगा 100 इंटू, इसके बाद क्या होता है p परसेंट घटाया गया मूल, यानी 100 माइनस का p बटे में कितना हो जाएगा 100, यानी कि इतना काम किया तब इसका मूल कितना हुआ 1 रुपये होता है। तो x का मान निकालना है, 100 इंटू 100 उधर जाएगा 75 रुपये, कितना होगा 10,000। a प्लस का b a माइनस का b, यानी 100 का स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, 100 का स्क्वायर यानी 10,000 माइनस का p स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया, इतना हो गया, यानी मूल दाम कितना था, इतना था हमारा। ठीक है, आगे बस में 103 नंबर। चलो आगे आते हैं 104 नंबर क्वेश्चन पे। 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। इस लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, परसेंटेज में पूछ रहा है आंसर, किस में पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है। अगर वैल्यू में पूछता, किस में पूछता, वैल्यू में अगर पूछता कि कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी तो हम बेसिक से लगाते। ठीक है, लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है तो हमको 20 सेंटीमीटर जो दे रखा है ना कि एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा आंसर पूछा है परसेंटेज में, तो सीधा तरीका लगा दो, चौड़ाई में 20%, ठीक है, मतलब कि लंबाई में 20% और चौड़ाई में 30% की वृद्धि की गई है, यानी कि प्लस का 20 प्लस का 30 और प्लस का 20 इंटू 30 बटे में कितना हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना हो गया 50 प्लस का 6, 50 प्लस का 6 यानी कि 56%। कितना हो गया 56%, यानी उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, यानी उसके क्षेत्रफल में जो है 56% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, उसके क्षेत्रफल में 56% की वृद्धि हो जाएगी, आंसर हो गया हमारा ये। ठीक है, तो कितनी वृद्धि हो जाएगी 56% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर होगी इतनी बात। चलो आगे चलते हैं। आगे कह रहा है किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई को क्रमशः 40% और 20% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब ये तो मतलब पहला मेथड हो गया था इस तरीके से। दूसरा मेथड क्या, देखो दूसरा मेथड वही है बेसिक से, अगर पूछता कि वैल्यू में कितना बढ़ गया, वैल्यू कितनी बढ़ गई, क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, तब तो इस तरीके से लगाते। लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज में भी इस तरीके से आंसर निकल जाएगा, लेकिन जो वैल्यू में होता तो वो वैल्यू का हमारा आंसर नहीं निकलता। अगर पूछता कि कितने सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई है, ठीक है, तो हमारा इसी मेथड से निकलता, मेथड फर्स्ट से। ठीक है, तो पहले तरीके से निकलता। देखो आयत की लंबाई कितनी है 20 और चौड़ाई कितनी है 15। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई है तो 20% निकाल लिया तो कितना 4, यानी कि आयत की लंबाई अब हो गई 24। चौड़ाई में 30% की वृद्धि की गई है, 15 का 30% निकालोगे 4.5, यानी कि अब चौड़ाई जो है 19.5 हो गई। ठीक है, तो पहले एरिया, आयत का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो पहले लंबाई थी 20, चौड़ाई थी 15, तो मल्टीप्लाई कराए तो कितना आया, लंबाई इंटू चौड़ाई 300 करके। अब कितना आयत का क्षेत्रफल है, लंबाई है 24, चौड़ाई है 19.5, जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 468। ठीक है, तो कितने की वृद्धि हुई है, 300 से 168 हो गया, तो 168 की वृद्धि हुई है, ये डिजिट में हो गया। तो अगर यही पूछ लेता कि कितने क्षेत्रफल मतलब कि कितनी की वृद्धि हो जाएगी, तो 168 सेंटीमीटर या फिर जिसमें भी दे रखा मीटर हो तो इतने मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन परसेंटेज में पूछा है तो 168 की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है 168 की वृद्धि हुई है, कितने में से हुई है 300 में से। 168 की वृद्धि हुई है, कितने में से हुई है 300 में से। तो वही चीज़ है, 168 की वृद्धि हुई है 300 में, इसलिए 100 में। जब इसको काट पीट के लग रखेंगे तो कितना आएगा 56% की वृद्धि होगी। तो देखो वही चीज़ आंसर निकल रही है। ठीक है, निकला वही आंसर। चलो आगे आते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई को क्रमशः 40% और 20% बढ़ा दिया गया है। किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई को क्रमशः 40% और 20% बढ़ा दिया गया है। यदि उसका क्षेत्रफल 68% बढ़ जाता है, यदि उसका क्षेत्रफल 68% बढ़ जाता है तो ज्ञात कीजिए आयत की लंबाई व चौड़ाई
तो ज्ञात कीजिए आयत की लंबाई चौड़ाई की लगभग कितने परसेंट है। ठीक है, तो देखो ये जो दे रखा है 68% है, बेफालतू में दे रखा है, तो 68 तो हमको दिख ही रहा है कि हमको तो दिख ही रहा है कि क्षेत्रफल में 68% की वृद्धि हो रही। कैसे? देखो आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि हो रही है और आयत की चौड़ाई में जो है 20% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो देखो लंबाई में 40% की वृद्धि हो गई तो प्लस का 40 और प्लस इधर का कितना हो जाएगा 20 और प्लस प्लस कितना होगा 40 इंटू 20/100। ठीक है, 40 और 20 कितना हो गया 60 प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो कितना हो 6 यानी 66%। कितना आया 66% आया। ठीक है, सॉरी 66 बता रहे हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा ना 68%। नहीं 68%, तो वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्षेत्रफल में 68% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तुमको वैसे भी पता चल जाएगा जब उसको ऊपर वाला सॉल्व करेंगे। ठीक, अब लेकिन पूछ रहा है जो आयत की लंबाई है, आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई के लगभग कितने परसेंट है। तो हमको किसी की वैल्यू पता चल रही है, लंबाई की पर्टिकुलर कोई वैल्यू पता चल रही है या फिर चौड़ाई की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पता चल रही है, परसेंटेज तो अभी तो निकलेगा ना। ठीक है, कुछ ये भी नहीं पता है कि हाँ लंबाई दुगनी है चौड़ाई की कि 4 गुनी है, कुछ मालूम है, कुछ डाटा दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो क्या इसका आंसर निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा CND, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता है, आंकड़े अधूरे हैं। इस क्वेश्चन के जो आंकड़े हैं वो क्या है, अधूरे हैं। चलो आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि एक घन का प्रत्येक सिरा ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का। ठीक है, कह रहा है कि यदि एक घन का यदि एक घन का प्रत्येक सिरा जो है 20% बढ़ा दिया जाए, घन का प्रत्येक सिरा 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। किसमें पूछ रहा है, क्षेत्रफल में। ठीक है, किसमें पूछ रहा है, क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। अब देखो हमारी जो आकृतियाँ होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, हमारी जो आकृतियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की हमारी आकृतियाँ होती हैं। एक होती है 2D आकृति और एक होती है हमारी 3D आकृति। 2D आकृति का जो आयतन है, 2D आकृति का जो आयतन है तो नहीं होता है, यानी 2D आकृति में आयतन होता ही नहीं है। 2D आकृति में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। जो 2D आकृति होती हैं वो इसमें क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। और जो 3D आकृति होती है, जो हमारी 3D आकृति होती है उसमें हमारा क्षेत्रफल भी होता है। ठीक है, और प्लस हमारा आयतन भी होता है, यानी कि 3D आकृति में हमारा क्षेत्रफल भी निकल सकता है और आयतन भी निकल सकता है। ठीक है, अब 3D आकृति में कौन आता है, जैसे हमारा गोला हो गया, घनाभ हो गया, ठीक है, घन हो गया, ये सब आते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई ही होता है। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू बी। तो 3D जो आकृति होती है उसका भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L इंटू बी ही होगा, L इंटू बी ही होगा 3D आकृति का भी। तो देखो वही चीज़ यहाँ लिखी है। तो जो आकृति होती है वो हमारी क्या होती है, एक 2D होती है और एक हमारी 3D होती है। तो जो आकृति होती है उसका क्षेत्रफल, 2D आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी। जैसे वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, ये सब किस में आते हैं, 2D आकृति में आके। तो 2D आकृति का जो वॉल्यूम है, जो आयतन है वो नहीं निकल सकता है, आयतन होता ही नहीं है, आयतन 2D आकृति का होता ही नहीं है। 3D आकृति का जो आयतन होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। 3 आकृतियाँ होती हैं, 3 इसमें भुजाएँ होती हैं। इसमें केवल 2 ही भुजाएँ होती है, लंबाई और चौड़ाई, इसमें हमारी ऊंचाई भी इंक्लूड हो जाती है। तो इसलिए हमारी ये कौन सी आकृतियों की 3 चीज़ें हैं, तो यानी कि 3D आकृति हो गई। तो 3D आकृति का क्षेत्रफल भी होता है, आयतन भी होता है। 3D आकृति में हमारे घन आते हैं, शंकु आता है, घनाभ आता है, गोला आता है, बेलन आता है, ये सब हमारी कैसी आकृति होती है, 3D आकृति होती है। ठीक है,
लेकिन 3D आकृति का अगर क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा यही होगा, L/B हो जाएगा। और आयतन निकालेंगे तो LBH हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह के क्षेत्रफल में कितना इफेक्ट होगा। किसकी बात कर रहा है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो क्षेत्रफल कैसी आकृति है, 2D आकृति है। कैसी आकृति है, 2D। तो 2D आकृति में हमारा कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, वही प्लस माइनस का m प्लस का माइनस का n mn/100 प्लस माइनस का mn/100। 50% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 50% की क्या हो रही है, वृद्धि। वो आकृति कैसे, 2D, यानी कि 2 बार वृद्धि होगी। यानी कि लंबाई, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल किसी बात कर रहा है, क्षेत्रफल यानी लंबाई और चौड़ाई होगा। यानी 50% की वृद्धि इसमें भी होगी, 50% की वृद्धि इसमें भी होगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन गया कि लंबाई में 50% की वृद्धि, चौड़ाई में 50% की वृद्धि, तो ऑल ओवर क्या होगा। तो वही चीज़ है, प्लस का 50 प्लस का 50 और प्लस का 50 इंटू 50 बटे में कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो गया, 120, 100 और प्लस का 5 पंजे 25 यानी 125%। ठीक है, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 125% की वृद्धि हो जाएगी। एक तो तरीका ये हो गया प्लस माइनस mn वाले से। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, हमने मान लिया कि पहले जो घन था उसका जो एक लंबाई जो थी 10 थी, चौड़ाई जो कितनी थी 10 थी, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है। अब 50% की वृद्धि इसमें भी होगी, 50% की वृद्धि इसमें भी होगी। ठीक है, तो 10 का 50% कितना निकला, 5, यानी कि अब भुजा होगी 15, ये भी हमारी 15 होगी। तो पहले जो क्षेत्रफल था हमारा कितना, 10 इंटू 10 यानी कि 100 था। अब क्षेत्रफल 15 इंटू 15 यानी कि कितना हो गया, 225। पहले था 100 क्षेत्रफल, अब हो गया 225। कितने की वृद्धि होगी, 125 की वृद्धि हुई है। 125% की वृद्धि हो गई है। नहीं तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, 125 की वृद्धि हुई कितने में, 100 में। वृद्धि तुम 100 से देख रहे हैं ना। ठीक है, तो वही चीज़ है, 125 की वृद्धि हो गई कितने में से, 100 में से। तो 125/100 इंटू 100 यानी कि 100 से 100 कर दिया, कितना हो गया, 125% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर इतनी बात। चलो, तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, सवाल 106 क्वेश्चन हो गए हैं परसेंटेज में। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, तो जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं, नए तरीके के जो क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं, जो तुमसे नहीं हो रहे हैं, उसको नोट डाउन कर लो कॉपी में। ठीक है, बाकी वीडियो पड़ी रहेगी, इसी से रिवीजन करते रहना। बाकी अपनी कॉपी से रिवीजन करो परसेंटेज से। ठीक है, चलो बाय।